हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 153 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बेरोल्ड का गैरहान के साथ फाइट करते करते उसके सर का सींग भी टूट जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि बेरोल्ड ने बार बार अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर चेन मूव के साथ अटैक किया होता है। बेरोल्ड थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसे कहता है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। उस दिन मैं हुलियान के बुलाने पर अपने आइलैंड में वापस चला गया और मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं था तुम्हें दिलासा देने के लिए या फिर तुम्हारे साथ एक गिलास वाइन का पीने के लिए, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। गैरहान भी उसकी दोस्त वाली बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन साथ ही वो फिर से गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक बड़ी सी तलवार बना लेता है और उसी के साथ ही बेरोल्ड के ऊपर अटैक करता है। जबकि दूसरी तरफ से बेरोल्ड भी अपने ओरा की पावर को रिलीज करता है और वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर ये दोनों अपने अपने फाइनल मूव को चल रहे हैं और इनका ये फाइनल मूव इसी के साथ ही फैसला हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन जिंदा बचेगा और कौन मरने वाला है। और यहीं पर इन दोनों के पास की मेमोरीज भी दिखाई जाती है, जहाँ पर गैरहान बेरोल्ड से कह रहा होता है, तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे जैसे जितने भी वॉल्टेरियंस हो वो सारे कपड़े पहनना छोड़ दें। हमारे यहाँ पर जितने भी नोबल्स हैं उन सभी को इस तरह की अफवाहें फैलाना बहुत ज्यादा पसंद है। गैरहान उसे कहता है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम मेरी बात नहीं मानते। बेरोल्ड उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरा लीडर हो। अगर तुमने कभी इस तरह का बिहेव करने की कोशिश की कि तुम मेरा लीडर हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। गैरहान उसे कहता है, अगर तुम ऐसे ही करना चाहते हो तो चलो फिर ठीक है, इसी तरह करके देखते हैं। और वहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी अटैक्स को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त पावर निकलती है। बेरोल्ड गैरहान से कहता है, हम दोनों के इस फाइट में जो भी इस फाइट को जीतेगा वो जैसे चाहे वो वैसे कर सकता है, यानी जो चाहे वो कर सकता है, कोई किसी का लीडर नहीं होगा। गैरहान से कहता है, मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा लगा। तो साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एरिक अपने ओरा ब्लेड को यूज करते हुए एंजल्स के साथ फाइट कर रहा होता है, जबकि उसी के साथ लियोनहार्ड भी होता है। लियोनहार्ड वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर शील्ड्स बना रहा है। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है, लियोनहार्ड तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ और यहाँ पर आकर एंजल्स को मारने में मेरी हेल्प करो, ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होगा। लियोनार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम अपना काम करो। मैं यहाँ पर इन डायमेंशनल क्रैक्स को सील करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन डायमेंशनल क्रैक्स को अपनी मैजिकल क्यूब्स के अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है। लियोनार्ड कहता है, लास्ट टाइम मैंने बहुत ही आसानी के साथ एक क्यूब के साथ ही एक डायमेंशनल क्रैक को सील कर दिया था, लेकिन इस बार काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। वो इस वजह से शायद के गॉडेस ऑफ डार्कनेस अब कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। और जैसे लियोनार्ड अपने वाले डायमेंशनल क्रैक को क्यूब के अंदर सील करता है, उसी वक्त बाकी के सारे क्रैक्स की तरफ भी दिखाते हैं, वो अपने आप बंद होना शुरू हो जाते हैं। एरिक ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लियोनार्ड से कहता है, लियोनार्ड तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने अपनी पावर्स को यूज करते हुए सारे डायमेंशनल क्रैक्स को एक ही बार में सील कर दिया। लियोनार्ड से कहता है, नहीं ये सब कुछ मैंने नहीं किया। और फिर साथ ही वो दोनों हैरान होकर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने एक क्रॉस इम्पैक्ट बनता है और जैसे वो क्रॉस इम्पैक्ट बनता है आसमान के ऊपर जो डार्कनेस होती है वहाँ से हट जाती है और उनके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है। एक सामने की तरफ देखता है और कहता है, बेरोल्ड कहाँ पर है। आसमान के ऊपर से डार्कनेस हटना शुरू हो जाती है और वहाँ पर उन्हें सामने सूरज दिखाई देता है, जबकि वहीं पर डेजर्ट के अंदर उन दोनों को दिखाते हैं। गैरहान और बेरोल्ड एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बाद वहीं पर खड़े होते हैं और उन दोनों के पास जितनी भी डिवाइन पावर्स होती हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बेरोल्ड का गिगांट गैरहान की बॉडी के आर पार होता है, जबकि गैरहान की तलवार बेरोल्ड की बॉडी के आर पार होती है। गैरहान हल्का सा मुस्कुराता है और बेरोल्ड से कहता है, ये एंडिंग तो बहुत ज्यादा बुरी है। बेरोल्ड से कहता, हाँ ये बहुत ज्यादा बुरी है। हम दोनों ने यहाँ पर फुल हार्ट के साथ फाइट की, लेकिन फिर भी हम दोनों में से कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। गैरहान हंसते हुए उससे कहता है, तुम कमीने कहीं के, तुम मरते वक्त भी इसी बारे में सोच रहे हो। तुम्हें यहाँ पर अपने आप को विनर बनाने की पड़ी है कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। साथ ही गैरहान नीचे बैठ जाता है और उसे कहता है, चलो ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम इस फाइट को जीत चुके हो क्योंकि ये फाइट तुमने अपनी पावर के साथ की है, जबकि मेरे पास उदार की पावर है। बेरोल्ड भी उसके पास ही बैठ जाता है क्योंकि वो भी जख्मी है। वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इस तरह का मेथड नहीं है जिसे हम कह सकेंगे ये एक फेयर फाइट थी। फाइट तो हमेशा फाइट होती है, फिर चाहे उसमें चीटिंग ही क्यों ना की जाए। गैरहान बेरोल्ड से कहता है, बेरोल्ड मुझे एक बात बताओ, जब वापस जाने पर तुम्हें पता चला कि आइलैंड के ऊपर तुम्हारा सारे का सारा कबीला वाल्टेरियंस मर चुके हैं, तो फिर तुम डिस्पेयर में क्यों नहीं गए, तुम गॉडेस के खिलाफ क्यों नहीं हुए, तुम्हारे दिल में उसके लिए गुस्सा क्यों नहीं है। बेरोल्ड आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, उस वक्त मैं गुस्से में था, लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह तुम गॉडेस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, मैं भी उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। मैं भी शायद तुम्हारी तरह ही करता, लेकिन मेरे पास एक उम्मीद की किरण थी जो तुम्हें दिखाई नहीं दी। तुम इस अंधेरे में गिरते चले गए, मेरे
पास वहाँ पर वाल्टेरियंस में से एक बच्ची बच गई थी। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया, हालांकि मेरा वाल्टेरियन कबीला मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी एक बच्ची जिंदा है जिसके साथ हमारी वाल्टेरा की हिस्ट्री इस दुनिया में जिंदा रहेगी। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मरना नहीं है, हर किसी को मरना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपनी यादों को ताज़ा रखेंगे और अपनी हिस्ट्री को याद रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर अमर हो सकते हैं। और इसी सारे फैक्ट्स को रियलाइज करने के बाद मुझे ये सारी डिवाइन पावर्स मिली हैं जो कि मैंने खुद क्रिएट की हैं। गैरहान उसे कहता है, तुमने बस इस फैक्ट को मान लिया, गार्डियस ने जो कुछ भी किया है वो हमारे लिए बेहतर था। बेरोल्ड उसे कहता है, और तुमने इस फैक्ट को नहीं माना क्योंकि तुम अंदर से इस बात को जानते हो कि गार्डियस ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक है। गार्डियस भी रेथिना की भलाई चाहती है। यहाँ पर जितनी भी डार्कनेस है वो सिर्फ एक शेडो है, और जब लाइट निकलती है तो वो शेडो खत्म हो जाता है। गैरहान उसकी सारी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या मेरे पास अभी भी एक मौका है इस सब को एक्सेप्ट करने का? मैं दोबारा से चेंज हो सकता हूँ। यहीं पर उसे आवाज आती है कि नहीं, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। गैरहान से देखकर बहुत सा चौंक जाता है क्योंकि गैरहान के मुंह के सामने काफी सारा ब्लड स्प्लिट होता है कि बेरोल्ड का होता है। जिनोविया भी वहाँ पर आती है और जिनोविया अपने हाथ को बेरोल्ड की बॉडी के अंदर डालती है और उसके हार्ट को पंक्चर कर देती है। जिनोविया गैरहान से कहती है, गैरहान तुम इस सब को छोड़ नहीं सकते। जहाँ पर जितने भी लोगों की जान गई है उन सभी के बारे में सोचो। हमने उन सभी का सैक्रिफाइस दिया है एक गॉड बनने के लिए, ताकि हम लोग रेथिना को एक बेहतर रेथिना बना सके। तुम एक गार्ड बन जाओगे तो तुम इस सब को ठीक कर सकते हो। बेरोल्ड कहता है, जिनोविया मुझे पता था कि एक दिन तुम भी यही करोगी। जिनोविया उसे कहती है, गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर सिर्फ गैरहान को नहीं मिली बल्कि मुझे भी मिली है। जैसे वो बेरोल्ड की बॉडी से अपना हाथ खींचती है तो बेरोल्ड वहीं पर नीचे गिर जाता है। जिनोविया गैरहान से कहती है, गैरहान मैंने तुमसे कहा भी था कि अभी ये वक्त ठीक नहीं है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि बेरोल्ड के पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। बेरोल्ड के मरने के बाद हम लोग अपने प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बड़े टेलीपोर्टेशन मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए मुझे कितनी सारी मैजिकल पावर को यूज करना पड़ा है? न सिर्फ एक बार बल्कि मुझे इसे 2 बार यूज करना पड़ा तुम्हारी जान बचाने के लिए आने के लिए। 2 बार भी नहीं बल्कि तीसरी बार अब हमें वापस भी जाना है। जिनोविया आगे बढ़ती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, यहाँ पर आकर तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया, उल्टा तुम यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हो। चलो मैं तुम्हारी फर्स्ट एड परफॉर्म करती हूँ और फिर वापस चलते हैं। लेकिन गैरहान अब थोड़ा बहुत बदल चुका है और बेरोल्ड के मरने पर वो काफी ज्यादा अफसोस में है। साथ ही वो रोते हुए जिनोविया का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है, जिनोविया मैंने तुमसे पहले भी एक बार कहा था कि मेरे और बेरोल्ड के मामले में कभी मत आना और हमारी फाइट में इंटरफियर मत करना। जिनोविया भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन गैरहान उसके ऊपर अटैक करने की बजाय वहीं पर नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी है। जिनोविया उसे कहती है, गैरहान अब बस भी करो, अगर मैं उसे नहीं मारती तब भी वो मरने वाला था। चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं और जाकर तुम्हें हील करते हैं। एक बार तुम यहाँ पर गार्ड बन गए तो गार्ड बनने के बाद इंसानों वाली जो सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, ये तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन जिनोविया गैरहान को अपने साथ लेकर जैसी आगे बढ़ने लगती है तो वहीं पर नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके दोनों पाँव टूट चुके हैं। जिनोविया भी ये देखकर बहुत सा हैरान होती है। बेरोल्ड के हाथ में उसका गिगांड होता है और उसने अपने गिगांड को घुमाते हुए उसके दोनों पाँव तोड़ दिए हैं। उस बेचारी के पास दोनों पाँव भी नहीं बचे। बेरोल्ड उसे कहता है, जिनोविया आखिर इतने अरसे के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से तो मिलना चाहिए। ये तो बहुत ही बुरा होगा कि अगर तुम यहाँ पर आने के बाद हेलो बोले बिना ही चली जाओगी। जिनोविया बेरोल्ड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि अगर बेरोल्ड जिंदा है तो वो उसे मार डालेगा। जिनोविया जल्दी से अपने पास अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और उसे कहती है, तुम एक मॉन्स्टर हो, हमें तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। और साथ ही वो अपनी फॉर्मेशन के साथ उसके अंदर से पावर्स को रिलीज करते हुए बेरोल्ड के ऊपर अटैक कर देती है। जिनोविया क्योंकि एक आर्चमेज है, यानी कि वो एक मैजिशियन है और वो भी पावरफुल और 4 हीरोज में से बड़ी हीरो है, इसलिए उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही उसने अपनी फॉर्मेशन के साथ अपनी पावर्स को एम्पलीफाई किया हुआ है। उसे लगता है कितनी पावर के साथ वो बेरोल्ड को मार सकती है, लेकिन बेरोल्ड के सामने दिखाते हैं उसके सामने रिफ्लेक्टिंग शीट आ जाती है। जिनोविया भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये मैजिक पावर, ये तो रिफ्रैक्शन का मैजिक है। वहाँ पर कौन सा मैजिशियन है जो कि मेरे मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकता है? तो वहाँ पर अतीसी होता है। अतीसी ने अपने रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल मैजिक को यूज किया होता है और उसके मैजिक को रिफ्लेक्ट कर दिया होता है। बेरोल्ड हंसते हुए कहता है, मैंने यहाँ पर कुछ बहुत ही नई चीजें एक्सपीरियंस की हैं, मैंने यहाँ पर कुछ नए दोस्त बनाए हैं। मैं जो कि स्वर्ल्ड किंग हूँ, तुम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे नहीं अंदाजा था यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे मुझे बचाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर उन सभी की एंट्री होती है, हमारे हीरोज की। आइफर के ऊपर किवी और मिस सिलिया बैठी होती है। एरिक बेरोल्ड के सामने खड़ा होता है और उसके साइड पर लियोनार्ड और अतीसी होते हैं। लियोनार्ड कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस आर्चमेज के दोबारा इस तरह मैजिक परफॉर्म करने पर हम इसके अटैक को ब्लॉक कर पाएंगे। इसे कहता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा कम है, अगर उसने दोबारा अटैक किया तो हम लोग उसको नहीं ब्लॉक कर पाएंगे और हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। किवी चिल्लाकर उन सभी से कहती है, बेरोल्ड ने उनके ऊपर अटैक किया है, गैरहान काफी ज्यादा जख्मी है, वो अटैक बैक नहीं कर सकता। इस वक्त सिर्फ जेनोविया बची है, हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बॉस के ऊपर अटैक करना चाहिए। वो र्यू हानबिन से कहती
कहती है, यानी कि एरिक से कहती है, एरिक बॉस के ऊपर अटैक करो, यानी कि जिनोविया पर। जिनोविया हंसते हुए अपनी मैजिक को दोबारा से एक्टिवेट करती है और कहती है, ये तो सिर्फ एक लेवल 5 का दूसरी दुनिया का डीमन है, इसके पास थोड़ी बहुत ओरा की पावर भी है। इसे क्या लगता है कि ये अपनी ओरा की पावर के साथ मेरे जैसी आर्च मेज के ऊपर अटैक कर सकता है और मुझे मार सकता है, अभी इतने ज्यादा क्लोज डिस्टेंस के साथ ही जिनोविया चिल्लाकर कहती है, मैं आर्च मेज हूँ। जिनोविया जिसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं और साथ ही वो अपने मैजिकल सर्कल्स को और भी ज्यादा बड़ा कर लेती है। वो अपनी मैजिक पावर्स को 3 गुना तक एम्पलीफाई करती है और इस बार उसका अटैक वाकई में पावरफुल होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ से एरिक अपनी तलवार को उठाता है और उसको ओरा ब्लेड बना लेता है। गैरहान उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर जिनोविया से कहता है, जिनोविया जल्दी से पोर्टल को ओपन करो, क्योंकि गैरहान ने वहाँ पर देख लिया है कि एक तरफ से अतीसे अपनी पावर्स को यूज करते हुए जिनोविया के मैजिक को डिस्पेल करने के लिए अपने मैजिक को कास्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए एरिक की बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है। अब जबकि वो दोनों यहाँ पर एरिक को अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो एरिक को एक बफ मिलेगा और उस बफ के साथ उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एरिक यहाँ पर अपने क्रॉस इम्पैक्ट को यूज कर रहा है जिनोविया को मारने के लिए। क्या वो जिनोविया को अपने इस क्रॉस इम्पैक्ट के साथ मार पाएगा या नहीं, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 153 के साथ हाजिर हूँ, जो कि हमारे तीसरे सीजन की लास्ट एपिसोड होने वाली है और साथ ही हमारी सीरीज की भी सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि उसके बाद ये सीरीज की एपिसोड्स हफ्ते में एक आया करेगी। तो सीजन 3 के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक तरफ जिनोविया जो कि आर्च मेज है, वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रही है, जबकि दूसरी तरफ से एरिक है और वो अपने ओरा ब्लेड को यूज कर रहा है। उसके पीछे लियोनहार्ड और अतीसे है और वो दोनों अपनी पावर्स को यूज करते हुए एरिक को बफ दे रहे हैं। यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि जिनोविया एक आर्च मेज है और उसकी पावर अतीसे की पावर से 300 गुना ज्यादा है, कि दोनों ही मैजिशियंस हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में फर्क बहुत ज्यादा है। जिनोविया को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर दूसरी तरफ से वो डिस्पेल को भी यूज करेंगे, यानी कि उसके मैजिकल स्पेल्स को डिस्पेल करने के लिए अगर कोई बफ यूज कर रहे हैं, जिनोविया के सामने काम नहीं करेगा। जिनोविया ने सारा कुछ का हिसाब लगाया हुआ था, उसने सारी कैलकुलेशन की हुई है, इसी वजह से वो यहाँ पर एक पावरफुल अटैक को यूज कर रही है। लेकिन जिनोविया ने यहाँ पर एक बात की गलती कर दी, उसने यहाँ पर एरिक के लेवल को कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि एरिक का लेवल तो सिर्फ 5 है, लेकिन उसके पास जो ओरा की पावर है वो बैरोल्ड की पावर के बराबर ही है। अब जबकि उसके पास लियोनहार्ड और अतीसे दोनों का डिस्पेल और साथ में बफ है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एरिक जैसे ही अपने क्रॉस इम्पैक्ट को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और जिनोविया का जो मैजिकल स्पेल होता है वो वहीं पर रास्ते में टूट जाता है। लेकिन गैरहान टाइम रहते ही जिनोविया को उठाता है और जल्दी से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। जिनोविया बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक आर्च मेज हूँ। दूसरी तरफ से उन्होंने सिर्फ एक छोटे से ओरा अटैक के साथ मेरे मैजिक को कैसे हरा दिया। गैरहान सोच रहा होता है जिनोविया ने डायमेंशनल क्रैक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पर आने के लिए बहुत सारी मैजिकल पावर्स को वेस्ट कर दिया है, उसके पास इतनी मैजिकल पावर नहीं बची। ये लगता है कि फिजिकल अटैक्स के सामने ये बिल्कुल बेकार है और वो इसे मार सकते हैं। गैरहान जिनोविया से कहता है, जिनोविया जल्दी से टेलीपोर्टेशन मैजिक को एक्टिवेट करो, हम दोनों वापस से अपनी न्यूट्रल स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं, एरिक बड़ी स्पीड के साथ अपने ओरा ब्लेड के साथ उनके सर पर पहुंच चुका है। बैरोल्ड जल्दी से अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पीछे की तरफ देखता है और कहता है, ये छोटा मॉन्स्टर तो यहाँ पर पहुंच भी आया, और साथ ही वो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन जिनोविया काफी दूर पीछे गिर जाती है। गैरहान एरिक से कहता है, तुम तो एक दूसरी दुनिया के इंसान हो और अगर तुम इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर तुम अपने ओपोनेंट के ऊपर उस वक्त अटैक करने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज्यादा वीक है। एरिक गुस्से के साथ उसे कहता है, तो ये बात कर कौन रहा है, तुम्हारे जैसा चीटर जिसने बैरोल्ड को मारने के लिए 2 लोगों का सहारा लिया, तुम दोनों ने मिलकर बैरोल्ड को मारा है। तो अगर मैं तुम्हारी कमजोर स्टेट में तुम्हारे पर अटैक कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुरा है। जिनोविया वहाँ पर गिरने के बाद अपनी कटी हुई टांगों की तरफ देखती है और कहती है, इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टांगे काटने की, ऊपर से मेरा मैजिक इनके खिलाफ काम नहीं कर रहा, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई। और साथ ही वो गुस्से के साथ एरिक की तरफ अपना निशाना लगाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फॉर्मेशन को ओपन करके एरिक के ऊपर फायर करने लगती है, उसी वक्त दूर से एक स्नाइपर की गोली उड़ती हुई आती है और सीधी उसके चेहरे पर लगती है। हालांकि जिनोविया के चेहरे के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन है और वो गोली वहीं पर रुक जाती है। वो ये देखकर काफी हैरान होती है और कहती है, अब ये चीज कहाँ से आई। जब वो सामने की तरफ देखती है तो तीसरे के हाथ में स्नाइपर होती है और वो अपनी स्नाइपर के साथ स्नाइप कर रहा है। तीसरे भी सोच रहा होता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मेरी बुलेट्स के साथ उसे डिस्टर्ब करने के लिए काफी है ताकि वो एरिक के ऊपर अटैक न करे। तो फिर से उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू करता है। जैसे वो उसके ऊपर दोबारा गोली चलाता है, गैरहान अपनी तलवार के साथ उसकी बुलेट को काट देता है और जिनोविया से कहता है, जिनोविया अगर हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे अपनी न्यूट्रल स्पेस में, तुझे हमारी जीत होगी, क्योंकि गॉडेस की पावर्स को तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है, हमारे लिए यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा, इन सभी को बाद में देखेंगे। जिनोविया जल्दी से अपने मैजिक को यूज करते हुए डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन मैजिक को एक्टिवेट करती है और एक दृष्टि मिरर
मिरर डोर बनाती है और जैसे ही वो उस टेलीपोर्टेशन डोर से अंदर जाने लगती है, यहाँ पर कीवी अपने डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए उसके बाजू को बांधकर पीछे की तरफ खींच रही होती है और उसे कहती है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, तुम एक आर्चमेज हो और जरा अपनी हालत तो देखो, तुम यहाँ से किस तरह मार खा के भाग रही हो। ज़ेनोबिया उसे कहती है गॉडेस की एम्बॉडीमेंट, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो अगली बार देखना मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी। और साथ ही वो अपनी फॉर्मेशन को ओपन करती है और उसके ऊपर अटैक करती है, अपने बाजू को उससे आजाद करवा लेती है। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है गैरहान और एरिक दोनों फाइट कर रहे थे और एरिक उसके बहुत ज्यादा करीब है। हालांकि एरिक की तलवार इतनी बड़ी है, इतने करीब से अटैक करने का कोई फायदा नहीं है कि वो इतने करीब से तो अपनी तलवार को घुमा भी नहीं सकता। गैरहान को भी उसके फाइटिंग स्टाइल की समझ नहीं आ रही कि इसके पास बड़ी तलवार है तो ये इतनी क्लोज रेंज के साथ फाइट क्यों कर रहा है, तो बार बार एरिक उसके इतना ज्यादा करीब क्यों होता जा रहा है। हालांकि उसका डिस्टेंस क्रिएट करना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। असल में एरिक को इसी तरह फाइट करने की आदत है क्योंकि वो साथ साथ अपनी फिजिकल पावर को भी यूज करता है। वो जैसे गैरहान के काफी करीब पहुंचता है तो वो गैरहान के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। 20 साल तक हेल डॉग्स के साथ फाइट करने पर ये भी एक बीस्ट बन चुका है, अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ फाइट करता है। लेकिन दूसरी तरफ से गैरहान भी अपने पंच के साथ अपनी तलवार को सामने करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही वो एरिक के ऊपर अटैक करने लगता है, एरिक जल्दी से पीछे हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। जबकि मॉन्स्टर को पता होता है कि सामने से कौन अटैक करने वाला है, उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता देते हैं। गैरहान उसे पीछे की तरफ हटाने के बाद जल्दी से अपने पोर्टल के अंदर जाने लगता है। पीछे हटते हुए गैरहान इसी बारे में सोच रहा होता है बैरोल्ड ने इस लड़के में ऐसा क्या देखा, उसे क्या लगता है कि ये अगला स्वॉर्ड किंग बन सकता है। अगर मैं अपनी डिवाइन पावर्स को दोबारा से रिकवर कर लेता हूँ और दोबारा आता हूँ तो जितना लेवल इसके पास है इतने लेवल के साथ तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि एरिक में उसने ऐसा क्या देखा। एरिक उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी तलवार को अपने पेट के अंदर दंसा लेता है कि वो पीछे की तरफ भाग न सके। गैरहान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये हो क्या रहा है, और उसे अपने सामने बैरोल्ड नजर आता है। तब एरिक उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाकर स्लैश लगाने लगता है तो उसे ऐसे लगता है कि उसके सामने बैरोल्ड खड़ा है और बैरोल्ड उसे कह रहा है से तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हम दोनों में से एक विनर होगा। और साथ ही एरिक अपने ओरा ब्लेड को घुमाकर उसके एक बाजू को काट देता है। यहीं पर गैरहान कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। एरिक उसके बाजू को काटने के बाद अपने क्रॉस इम्पैक्ट को यूज करने लगा है। वो अपनी तलवार को नीचे की तरफ से घुमाकर उसकी गर्दन काटने वाला है, लेकिन जैसे ही वो अपने ब्लेड को उसके पास लेकर जाता है उसी वक्त उसका ओरा ब्लेड टूट जाता है कि यही एरिक की लिमिट है और उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। गैरहान इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और एरिक को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है उसी तरफ लियोनहार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए बैरोल्ड को हील कर रहा होता है और बैरोल्ड अपनी आंखों को खोलकर गैरहान की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। गैरहान एरिक को मारने की बजाय उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और खुद पीछे हट जाता है और पोर्टल के अंदर जाने से पहले एरिक से कहता है मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, तुम्हारा नाम रियू हानबिन है, तो तुम इस बात को साबित करना। बैरोल्ड ने जो कुछ भी यहाँ पर कहा है अपने आप को साबित करो। बैरोल्ड ने यहाँ पर जो कुछ कहा है वो सच है। साथ ही वो पोर्टल के अंदर चला जाता है और पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो बैटल खत्म हो गई है। तो हमारे हीरोज के लटके हुए चेहरे दिखाते हैं क्योंकि दुश्मन उनके हाथ से निकल चुका है, यहाँ तक कि उनका एक कॉमरेड यानी कि बैरोल्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी है। एरिक कहता है ये हमारा लास्ट चांस था। यहाँ पर बैरोल्ड ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, मरने के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी हम उन दोनों को नहीं रोक पाए। और साथ ही एरिक एक जोरदार चीख मारता है। एरिक कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है और उसके हाथ में उसकी तलवार का जो हैंडल बचा होता है अब वो भी टूट चुका है। उसी वक्त हवा में उड़ता हुआ गिगांट दिखाते हैं जो कि एरिक के पास आकर गिरता है। एरिक गिगांट की तरफ देखता है और फिर बैरोल्ड की तरफ देखता है। बैरोल्ड उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन होता तो जिस हाल में तुम हो और यहाँ पर बैठकर शोक मना रहे हो मैं अभी तक तुम्हें 60 बार मार चुका होता। यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ना बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तुम यहाँ पर उदास किस बात को लेकर हो, यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी ये वार खत्म नहीं हुई। सीलिया भी उसके पास ही बैठी होती है। सीलिया उसके हाथ को पकड़कर नीचे खींच रही होती है और कहती है बैरोल्ड जल्दी से नीचे बैठ जाओ, तुम्हें अभी हील करना है, तुम्हारी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। और लियोनहार्ड की तरफ भी दिखाते हैं। लियोनहार्ड उसको हील करना स्टॉप कर देता है और वो भी काफी ज्यादा उदास होता है। मिस सीलिया उसे कहती है सर लियोनहार्ड तुमने इसको हील करना बंद क्यों कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि इसके जख्म कम्प्लीटली हील नहीं हुए, इसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। लियोनार्ड मिस सीलिया से कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं इसको हील नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जख्मों को हील करता हूँ लेकिन मैं ऑर्गन्स को दोबारा नहीं बना सकता। नोविया के अटैक की वजह से इसका हार्ट कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, इसकी बॉडी में हार्ट बचा ही नहीं जिसको मैं हील कर सकूँ। और मैं इस बात को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि बैरोल्ड अभी तक जिंदा कैसे है। ये यहाँ पर अपनी ओरा की पावर को यूज कर रहा है और अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की मदद से अपने ब्लड फ्लो को जारी रखा हुआ है ताकि वो सारे का सारा ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी इसने अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से जिंदा रखा है। लेकिन अब इसकी बॉडी के अंदर ज्यादा ओरा भी नहीं बचा, जैसे इसकी ओरा की पावर खत्म हो जाएगी ये मर जाएगा। बैरोल्ड भी उनसे कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन साथ ही बैरोल्ड उनसे कहता है यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला है। गैरहान और ज़ेनोबिया वो दोनों ही आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को यूज कर
रहे हैं और आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम की पावर्स बिल्कुल दूसरी दुनिया से आने वाले इंसानों की पावर्स के जैसी है। यानी कि अगर वो यहाँ पर जिस भी रेथिनियन को मारेंगे, उस रेथिनियन को मारने पर उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, उनका लेवल अप हो जाएगा। एरिक भी उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही हमारी आइफर भी। आइफर कहती है तो इसका मतलब तो ये है कि अगर बैरोल्ड यहाँ पर मर जाता है तो इसके मरने पर जो भी एक्सपीरियंस होगा वो सारा गैरहान को मिलेगा और वो लेवल अप कर जाएगा। अतीसिया उनसे कहता है ऐसा हो सकता है कि बैरोल्ड एक बहुत ही पावरफुल हीरो है, इसलिए इसके मरने पर, क्योंकि लास्ट ब्लो इसे ज़ेनोविया ने दिया था, ज़ेनोविया को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बैरोल्ड भी जल्दी से अपने ओरा की पावर को यूज करते हुए एक तलवार बना लेता है और उनसे कहता है आज हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रोका है, अगर वो दोनों मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट को लेने के बाद लेवल अप कर जाते हैं तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बैरोल्ड अपने ओरा ब्लेड को बना लेता है और उनसे कहता है अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी से निकलने वाला एक्सपीरियंस उन दोनों को मिले और वो लेवल अप हो जाए, उनको रोकना नामुमकिन हो जाए। हम इसको रोक सकते हैं अगर यहाँ पर कोई और मुझे मार डाले और मेरा एक्सपीरियंस उसको मिल जाए। और फिर साथ ही वो एरिक से कहता है तुम्हारे हाथ में मेरा गिगांट है और मैं अपने गिगांट के हाथ से मरना चाहता हूँ और यहाँ पर सिर्फ एक तुम ही ऐसे हो जिसको मैं अपना एक्सपीरियंस देना चाहूंगा। मिस सीलिया ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है बैरोल्ड तुम्हें पता भी है इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो और वो भी एरिक के हाथ से। और यहीं पर बैरोल्ड एरिक से कहता है मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी कि हम लोग किन दो चीजों को मार सकते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूँ कि हम तीसरी किस चीज को मार सकते हैं। बैरोल्ड से कहता है दो वाल्टेरियन वॉरियर जो कि आपस में प्राइड के लिए फाइट करते हैं, तो उनमें से फाइट में जो भी हारेगा और जो मरेगा उसकी मौत बहुत ज्यादा प्राइडफुल होगी। यही वो तीसरी किलिंग है जो कि एक वाल्टेरियन वॉरियर कर सकता है। मेरे साथ फाइट करो और मुझे मार डालो, एक वाल्टेरियन की मौत मरना चाहता हूँ। जबकि एरिक बहुत ही हैरान होकर उसके सामने खड़ा होता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 154 के साथ हाजिर हूँ, जो कि हमारी इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड एक हफ्ते के बाद आएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। और कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बैरोल्ड एरिक से कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, बॉडी के अंदर जो ओरा है वो खत्म होता जा रहा है, मैं अपने आप को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख पाऊंगा, मुझे मार डालो ताकि मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें मिल सके। जहाँ पर किविए की एंट्री होती है। किविए जल्दी से एरिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं, मैं ये सब कुछ अलाउ नहीं कर सकती, मैं एरिक को तुम्हें नहीं मारने दूंगी। बैरोल्ड किविए से कहता है किविए मुझे लगता है कि तुम भी इस बात को अच्छी तरह से समझती हो कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अगर रेथिना को बचाना है तो स्वर्ड किंग को जिंदा रहना पड़ेगा। किविए उसे कहती है ठीक है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर एरिक को ये सब कुछ करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे पता है कि उसके दोस्त के मरने पर वो कितना ज्यादा उदास हो गया था। अगर वो यहाँ पर तुम्हें मारेगा तो उसके बाद वो कितना उदास रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया का इंसान है। इसी वजह से फिर उसे रेथिनियंस को मारने की लत लग जाएगी, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये सारी जिंदगी इस ब्लेम को अपने ऊपर से नहीं हटा पाएगा कि इसने एक निर्दोष इंसान को मार डाला, एक रेथिनियन को, जो कि उसका गुरु भी है। ये जल्दी से अपना बाला निकालती है और कहती है अगर तुम मरना ही चाहती हो तो फिर इसकी बजाय मैं तुम्हें मार देती हूँ। लेकिन एरिक गिगांट को पकड़ता है और आगे बढ़ के किविए से कहता है किविए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम मुझे ही करना होगा। बैरोल्ड भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर एक दूसरी दुनिया का इंसान यहाँ पर किसी रेथिनियन को मारता है फिर उसे रेथिनियंस को मारने की लत लग जाती है। इसके बावजूद ये मुझे ये सब कुछ करने का कह रहा है कि मैं इसको मारूं, क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता है कि एक तलवार के अंदर कितना वजन होना चाहिए और मेरी तलवार के अंदर वजन है। बैरोल्ड भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है बच्चे तुम तो वाकई में एक मास्टर बन गए हो, तुमने मेरे सारे सबक याद रखे हुए हैं। मिस सीलिया रोते हुए आगे बढ़ने लगती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन लियोनार्ड उसको पकड़ लेता और कहता है नहीं, तुम्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है, उसे करने दो, ये करना ही होगा। बैरोल्ड यहाँ पर सीलिया से भी कहता है सीलिया जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी तब से तुम्हें मेरी कहानियां बहुत ज्यादा पसंद थी, मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानियां सुनाई और साथ ही हमारे वाल्टेरियंस की सारी स्टोरी सुनाई और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया ताकि हमारे वाल्टेरियन कबीले की हिस्ट्री जिंदा रह सके। अब इस रेथिना में तुम इकलौती वाल्टेरियन जिंदा रह गई हो। मिस सीलिया और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है मुझे वो सब कुछ याद नहीं रहा, मुझे सब कुछ भूल चुका है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे दोबारा से वो सारी कहानियां सुनो, यहीं पर रहो और मुझे कहानियां सुनाओ। मुझे ये बताओ कि एक स्वर्ड किंग इनविंसिबल कैसे है? मैंने कहा था कि स्वर्ड किंग इनविंसिबल है। बैरोल्ड से कहता है स्वर्ड किंग इनविंसिबल है, मैंने तुमसे कहा था और ये बात बिल्कुल सच है। और साथ ही वो एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। भागते हुए कहता है स्वर्ड किंग कभी भी यहाँ से खत्म नहीं होगा, यहाँ पर मरने वाला हूँ, मेरे बाद एक नया स्वर्ड किंग जन्म लेगा। और फिर वो दोनों ही अपनी तलवारों को टकराते हैं। बैरोल्ड की ओरा की तलवार टूट जाती है, एरिक का गिगांट उसकी बॉडी के आर पार होता है। बैरोल्ड एरिक से कहता है मैं बाकी का सब अब तुम पर छोड़ता हूँ, आज के बाद तुम स्वर्ड किंग हो। यहाँ पर एरिक के लास्ट ब्लो की वजह से बैरोल्ड
बैरोल्ट अपने सारे ओरा को रिलीज कर देता है और वहीं पर मर जाता है। सीलिया वहीं पर लियोनार्ड के कंधे पे सर रख के रो रही है, जबकि आइवर अतीसे के साथ लगकर रो रही है। तो बैरोल्ट एरिक के कंधे के साथ लगा हुआ है, जबकि किविया भी आगे बढ़ती है और जाकर एरिक के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। एरिक भी रो रहा होता है। जैसे स्वर्ड किंग मरता है तो उसके साथ ही एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने स्वर्ड किंग बैरोल्ट को मार दिया है और उसको मारने पर तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। उसे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं जो कि उसके लेवल अप करने के लिए काफी हैं। उसे कहा जाता है यू हैव लेवल्ड अप। फाइनली 3 सीजन एंड होने के बाद एरिक ने लेवल अप कर ही लिया है। तो यहीं पर हमारे नेक्स्ट सीन में जिनोविया को दिखाते हैं। जिनोविया जो कि सभी लोगों के सामने नाटक करते हुए, क्योंकि वो 4 बड़े हीरोज में से एक बड़ी हीरो है, इस वजह से वो सारे के सारे लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उन सभी को बताती है कि सिर्फ 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट के लिए गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स इस दुनिया से खत्म हो गई और पूरी रेथिना को डार्कनेस ने कवर कर लिया। और उसी वक्त सारे डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हुए और उन डायमेंशनल क्रैक के अंदर से व्हाइट एंजल्स आना स्टार्ट हुए। वो सारे व्हाइट कलर के मॉन्स्टर्स थे और उन्होंने हमारे रेथिनियंस पर अटैक किया। सिर्फ इन्हीं 20 मिनट्स के अंदर ही उन्होंने हमारी रेथिना की 4% पॉपुलेशन को मार डाला। साथ ही जिनोविया रो रही होती है और उन सभी को ये सभी मैसेज दे रही होती है। साथ ही उन सभी से कहती है, और इसी फाइट के दौरान हमारे बैरोल्ट द स्वर्ड किंग, उसने अपनी जान दे दी, वो मर चुका है। जिनोविया की ये वाली खबर पूरे के पूरे रेथिनिया में फैल चुकी है। हर किसी को ये बात पता चल चुकी है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि अगर बैरोल्ट द स्वर्ड किंग मार सकता है तो उन सभी को कौन बचाएगा। तो वो अभी तक अपनी न्यूट्रल स्पेस के अंदर है, जहाँ पर उसने अपनी लेबोरेटरी क्रिएट की है। गैरहान का एक बाजू कट चुका है, जबकि उसकी दोनों टांगे कट चुकी हैं। बिना टांगों के वहीं पर स्क्रीन के सामने बैठकर सभी लोगों को मैसेज दे रही है। और यहीं पर लास्ट सीन पर हुलियान को दिखाते हैं। हुलियान के हाथ में पोस्टर होता है जिसके ऊपर एरिक की पिक्चर है। वो इस बात से एरिक से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि एरिक ने बैरोल्ट को मारा है, उसे यही लगता है और वो चाहती है कि वो एरिक से बदला ले। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये वाला सीन हमारे तीसरे सीजन का लास्ट सीन है। इसके बाद हमारा चौथा सीजन स्टार्ट हो रहा है। चौथे सीजन की पहली एपिसोड 4 हफ्ते के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर उन्होंने उस वाक्य को, उसको नाइट ऑफ साइलेंस का नाम दिया है, उस 20 मिनट के वाक्य को। तो यहाँ पर पहला सीन हमारा निम्फ किंगडम का दिखाया जाता है। निम्फ किंगडम के अंदर रात के वक्त बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स उनसे फाइट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ये सारे मॉन्स्टर्स डंजन के अंदर से बाहर निकले हैं। एक निम्फ लड़की भागती हुई आती है और अपने कमांडर से कहती है, कमांडर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग यहाँ पर कीप अप नहीं कर सकते, जल्दी से वापस जाना होगा। कमांडर उससे कहता है, तुम्हें इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं है, हम लोग निम्फ किंगडम के प्राउड गार्ड्स हैं, हमें इन सारे मॉन्स्टर्स को रोकना होगा ताकि शहरियों को बचाया जा सके। साथ ही कमांडर उनसे कहता है, अपनी फॉर्मेशन को एडजस्ट करो। उसी वक्त एक मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उस कमांडर का सर काट देता है। तो लड़की बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो अकेले उन सभी को नहीं रोक सकती। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला आता और कहता है, 4 हफ्ते पहले इतने भी मॉन्स्टर्स हुआ करते थे जो कि आंफलेस डीमन गार्ड ने बनाए हैं, वो सारे डंजन के अंदर रहते थे और डंजन के बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन ये सब कुछ एक ही रात में बदल गया, उन 20 मिनट में, जब पूरे के पूरे आसमान को डार्कनेस से कवर कर लिया था। उसके बाद से हर रात के वक्त डंजन के अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं और गांव वालों के ऊपर अटैक करते हैं। और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि गॉडेस ऑफ डार्कनेस नहीं रही। गॉडेस ऑफ डार्कनेस जो कि रात के वक्त मॉन्स्टर्स को डंजन के अंदर से निकलने नहीं देती थी, अब वो मॉन्स्टर्स रात के वक्त डंजन से बाहर निकल सकते हैं। और वो लड़की जो कि मॉन्स्टर से डर कर भाग रही होती है, वो मॉन्स्टर फाइनली उसको मार देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हुलियान आती है। हुलियान वहाँ पर आने के बाद उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देती है। वहाँ पर जितने भी रेथिनियंस होते हैं निम्फ किंगडम के, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हुलियान उनको बचाने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन हुलियान इस बात से बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो वहाँ पर मरे हुए लोगों की तरफ देख रही है। इतने सारे शहरी बिला वजह मारे गए। हुलियान इस बात से जरा भी खुश नहीं और वो सीधी अपने निम्फ किंग के पास आती है। दरबार में वो अपने निम्फ किंग के पास खड़ी होती है और उसे कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा, हमारे पास ज्यादा सोल्जर नहीं बचे। मॉन्स्टर्स हर रात डंजन में से बाहर निकलते हैं और हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं। अब हमारे पास इतने पावरफुल हंटर्स नहीं है कि हम लोग डंजन्स के अंदर जाकर डंजन्स को क्लोज कर सकें। और अभी तक हमें नई डंजन्स के बारे में नहीं पता कि नई डंजन्स कहाँ ओपन हुई हैं। हुलियान किंग से कहती है, मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए नाइट ऑफ साइलेंस को, उस रात क्या हुआ था। साथ ही वो सारे लोग जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए थे और सारे इस मसले में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हुलियान यहाँ पर किंग से कहती है, प्लीज मुझे इस बात की इजाजत दे ताकि मैं पर्सनली जाकर दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान र्यू हानबिन यानी कि एरिक को पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर सकूं। किंग उसे कहता है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे पता है कि तुमने अपनी
फेरी अलायंस की एक टीम को उनके पीछे भेजा था। क्या अब तुम्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं रहा, जबकि वो तुम्हारी फेरी अलायंस की टीम थी जिसे तुमने खुद भेजा था। हुलियन कहती है अगर वाकई में उस बंदे ने जिसके पीछे हम लोगों ने अपने सोल्जर्स को भेजा है उसी ने बैरोल्ड द स्वर्ड किंग को मारा है, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो सारे उसके हाथों मारे जाएंगे। निम्फ किंग उसे कहता है तुम्हारे साथ ये जो लड़की खड़ी है, मुझे पता है कि ये लड़की भी एक दूसरी दुनिया की इंसान है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी की क्वींस इस बारे में सुनेगी कि हमने यहाँ पर एक दूसरी दुनिया की इंसान को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, तो वो सभी लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक दूसरी दुनिया के इंसान ने बैरोल्ड द स्वर्ड किंग को मार डाला है। स्वर्ड किंग भी तो एक इंसान ही था, स्वर्ड किंग को मारा जा सकता है, वो कोई गॉड थोड़ी था। और मुझे लगता है कि बैरोल्ड ही बहुत ज्यादा वीक हो गया होगा, इसी वजह से वो उस लड़के के हाथों मारा गया। इस बात से हुलियन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से के साथ किंग की तरफ देखती है। किंग पहले तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, घबराने के साथ ही अपनी सीट पर पीछे गिर जाता है। दोनों उसकी नौकरानियां उसे कहती है प्लीज किंग अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप ये क्या कर रहे हैं। किंग फिर गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए नीचे की तरफ आता है हुलियन के पास। तो वहाँ पर आते ही हुलियन से कहता है मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मुझे तो ये याद ही नहीं रहा था कि तुम हमारी फेरी अलायंस की रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारी वजह से हमारे निम्फ किंगडम को इतनी अहमियत मिलती है। तो मेरे जैसा एक छोटा सा किंग तुम्हारे जैसी एक बड़ी हीरो यानी कि हुलियन की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है और उसके ऑर्डर्स को कैसे मना कर सकता है। हुलियन उसे कहती है योर मैजेस्टी किंग आप हैं, ऑर्डर्स आप देंगे, मुझे आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। किंग उसकी बात सुनते ही जल्दी से उसके चेहरे के ऊपर से उसके स्कार्फ को हटा देता है जो उसने नकाब किया होता है उसको, और उसको उठाकर नीचे पटक देता है और उसे कहता है तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर किंग मैं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह डराने की। हुलियन के चेहरे की तरफ दिखाती है, शायद उस बेचारी का चेहरा जला हुआ है। किंग उसे कहता है तुम यहाँ पर कोई क्वीन नहीं हो, हालांकि सभी लोग तुम्हें निम्फ किंगडम की क्वीन कहते हैं, तुम सिर्फ क्वीन की एक दासी हो, इसलिए यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मेरे साथ बहस मत करो और जाकर अपना काम करो। तुम्हें जाकर यहाँ पर निम्फ किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपना काम जारी रखो ताकि निम्फ किंगडम के लोग तुम्हें सपोर्ट करते रहें और तुम्हें एक हीरो माने। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा भद्दा है, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अपने पैलेस में रहने की जगह दी, चलो आप जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लेस्ली उसके निकाब को उठाती है और उसके चेहरे पर लगा देती है और वो दोनों वहाँ से वापस आ जाती हैं। वापस आने के बाद लेस्ली हुलियन को सिखा रही होती है कि उसे किसी के सामने कैसे बोलना चाहिए, किसी के सामने किस तरह गुस्से से बात कर सकती है, क्योंकि हुलियन पहले एक सिर्फ गुलाम हुआ करती थी, इस वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेस्ली उसे कहती है तुम्हें किंग के सामने खड़े होकर उसे ऐसे कहना होगा, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से हमारा निम्फ किंगडम डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम एक किंग बनने के लायक नहीं हो। मेरे सामने बात करते हुए अपनी जुबान को लगाम दिया करो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी और उसे मॉन्स्टर्स को खिला दूंगी। हुलियन उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसी की तरह बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। हुलियन उसे कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बोल सकती। इसलिए उसे कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम कर सकती हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे सीखना चाहती हो कि किसी इंसान के ऊपर आकर किस तरह बात की जाती है। हुलियन उसे कहती है हाँ मैंने कहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी इस एपिसोड 154 को एंड करेंगे और बाकी जो चैप्टर आधा बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलाकर एक्सप्लेन करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ओवरऑल ये सीरीज कैसी लगी। हालांकि शुरुआत में काफी सारे व्यूवर्स ने इसको देखना स्टार्ट किया था लेकिन बाद में काफी सारे व्यूज कम हो गए थे, लेकिन जिन लोगों ने इसे कंप्लीट देखा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 155 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हुलियन और लेस्ली दोनों अपने रूम में बैठी होती है जहाँ पर लेस्ली उसको सिखा रही होती है कि किसी के ऊपर कैसे चिल्लाकर बात की जाती है। वो उसे किंग के सामने चिल्लाकर बात करने की सलाह दे रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम उसके सामने इस तरह बात कर सकती हो, लेकिन हुलियन से ये सब कुछ नहीं होता। हुलियन उसे कहती है मैं पहले एक नौकरानी हुआ करती थी, इसी वजह से किसी भी बड़े स्नोबल के सामने इस तरह चिल्लाकर बात नहीं कर सकती। लेस्ली उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर रात के वक्त तुम उसके रूम में चली जाना, अपने डंडे के साथ उसे हुक पीटना कि वो तुम्हें कंकुबाइन कहता है, तो एक कंकुबाइन तो ऐसे ही करती है। हुलियन उसे कहती है नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुम तो इतनी आसानी से ये सारी बात कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हुलियन उसे कहती है अगर मैं किंग को मारूंगी तो मुझे गद्दार कहा जाएगा और उसके बाद कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें भी सजा दी जाएगी। लेस्ली उसे कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी एक दूसरी दुनिया से आई हुई इंसान हूँ। दूसरी दुनिया के आए हुए इंसान के बारे में सुनते ही वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास पोस्टर पड़ा होता है जिस पोस्टर के ऊपर एरिक की पिक्चर है। लेस्ली भी उस पिक्चर की तरफ देखती है और उसे कहती है क्या तुम इन लोगों को मारना चाहती हो, क्या तुम इनसे बदला लेना चाहती हो, क्या इसी वजह से तुम इन सभी से मिलना चाहती हो। हुलियन उसे कहती है मैं उन सभी को कभी भी माफ नहीं करूंगी जिन लोगों ने बैरोल्ड को मारा है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि जब नाइट ऑफ साइलेंस हुई थी यानी कि उस रात जब ये सारा हादसा हुआ था, उस रात एक बहुत ही पावरफुल ओरा महसूस हुआ था और उस दिन जो ओरा की पावर थी वो बैरोल्ड की पावर थी, लेकिन उस दिन ओरा की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसकी नॉर्मल पावर से बहुत
बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि बैरोल्ड उस दिन फाइट में नहीं हारा। अगर बैरोल्ड उस दिन फाइट में हारा नहीं तो फिर मैं बैरोल्ड की मौत का किसी को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हूँ और उनसे बदला कैसे ले सकती हूँ। और वैसे भी सारे लोगों को मैंने देखा है, सभी को मैंने एल्फ किंगडम में देखा था, वो सारी काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। इसी वजह से मैं उन सभी से पर्सनली मिलना चाहती हूँ और उनको इन्वेस्टिगेट करूंगी क्या वाकई में वो लोग बुरे लोग हैं या फिर अच्छे लोग हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे पता है कि वो सभी लोग अपनी आइडेंटिटीज को छुपा रहे हैं, उन सभी की आइडेंटिटीज अलग हैं। और ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान बुरे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरी लेस्ली है, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। लेस्ली उसे कहती है बस भी करो, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती। अगर तुम्हें इस बारे में पता चल जाए कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है तो फिर तुम भी मुझे यहीं पर मार डालोगी। मैं एक बहुत ही बुरी दूसरी दुनिया से आई हुई डीमन हूँ। लेस्ली कहती है 4 बड़े हीरोज में से हुलियान वो हीरो थी जिसने मेरी जान बचाई थी नोविया से। सिनोविया तो मुझे एक्सपेरिमेंट कर करके वहीं पर मार देती। हुलियान इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो कि उस वक्त जब मैं एक दूसरी दुनिया की डीमन थी और इंसानों को मारती थी, उस वक्त ये मुझे एक इंसान की तरह देखती थी, ना कि एक दूसरी दुनिया के डीमन की तरह। हुलियान उसे कहती है यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ जो कि बैरोल्ड की मौत को लेकर इतनी अफसोस में है, जबकि बाकी के दोनों हीरो भी उसकी मौत को लेकर बहुत ज्यादा अफसोस में है, यानी कि जिनोविया और गैरहान। वो दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस वक्त उन दोनों के पास बहुत बड़े मसले हैं। इसी वजह से वो लोग इस मसले को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकते। यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारा लेस्ली दिखाती है। लेस्ली कहती है जब वो जिनोविया से मिलने के लिए गई थी और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिनोविया लेस्ली से कहती है मुझे इस बारे में पक्का श्योर है कि उस दूसरी दुनिया से आए हुए र्यू हानबिन यानी कि एरिक ने किसी ने बैरोल्ड को मारा है, क्योंकि अगर वो बैरोल्ड को नहीं मारता तो सारे का सारा एक्सपीरियंस या तो मुझे मिलता या फिर गैरहान को मिलता। लेस्ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है अब मुझे पता चला कि इन दोनों ने बैरोल्ड के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश की है। लेस्ली उसे कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी पार्टी में से किसी और ने बैरोल्ड को मार डाला हो, क्योंकि वहाँ पर लियोनार्ड भी तो था, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जिनोविया उसे कहती है नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही दूसरी दुनिया का इंसान है जो कि किसी को मारकर उसकी बॉडी से एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। अगर बैरोल्ड का एक्सपीरियंस से मिल जाए तो उसका लेवल अप हो जाएगा। लेस्ली उसकी बात सुनने के बाद फिर से सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये दोनों भी र्यू हानबिन से डरते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन जिनोविया को शायद इस बारे में नहीं पता कि मैं उन लोगों को अच्छे से जानती हूँ और वो लोग मेरे दोस्त हैं। अगर मैं हुलियान को अपने साथ लेकर उन सभी के साथ मिल जाती हूँ और उनके साथ हाथ मिला लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हम इन दोनों के खिलाफ इस फाइट को जीत सकते हैं। लेस्ली जिनोविया से कहती है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उन सभी की पार्टी में जाऊँ और जाकर चेक करूँ कि वो लोग इस वक्त क्या प्लान बना रहे हैं। जिनोविया से कहती है नहीं, तुम्हें उन सब के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर हुलियान के साथ रहो और हुलियान को इस सारे मसले से दूर रखो, बस अपने निम किंगडम को बचाने पर ध्यान लगाने को कहो। और वैसे भी निम किंगडम का जो बेवकूफ किंग है उसने दूसरी दुनिया के इंसानों को उन लोगों को मारने के लिए भेज दिया है। लेस्ली उसे कहती है इसे इस सब के बारे में कैसे पता है। लेकिन साथ ही वो लेस्ली से कहती है वो सारे के सारे फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिनोविया उसे कहती है नहीं, इस बार वो उससे फाइट कर लेंगे। अगर तुम्हें पता होता कि वो लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है और उसने हमारे प्लान को किस तरह बर्बाद किया है और उसके साथियों ने, मैं तो अभी यहाँ से निकलकर उन सभी को मार डालूं, लेकिन हमारी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हम लोग इमीडिएटली ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गैरहान काफी ज्यादा जख्मी है। तभी वो सारे लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। जब डार्कनेस का वो लियोनहार्ड से उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है, अब उनके पास पावर नहीं है और उनके पास उनकी गॉडेस भी नहीं है जिसकी वो पूजा करते हैं। और गॉडेस की मैसेंजर जिसका नाम किविए है, यहाँ पर किसी के सामने इस बात को प्रूव नहीं कर सकती कि वो गॉडेस की मैसेंजर है। यहाँ के लोगों के लिए वो सिर्फ एक पागल औरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रही बात उस दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान की जिसने बैरोल्ड को मारा है, बैरोल्ड एक रेथीनियन था और बैरोल्ड को मारने के बाद उसे दूसरे इंसानों को मारने का चस्का लग गया होगा, तब तो उसने बहुत सारे रेथीनियंस को मार भी दिया होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें उसके खिलाफ ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत है। वो सारे के सारे लोग अब बिखर चुके हैं। हो सकता है कि लियोनार्ड खुद ही उस बंदे को मार डाले, उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है दूसरी दुनिया का इंसान अब पहली बार किसी रेथीनियन को मारता है तो उसके दिमाग के अंदर झुंझुनाहट सी पैदा होती है और रेथीनियंस को मारने पर उसे उसकी गाइडलाइंस नशा देती है, जिसकी वजह से इस नशे को बढ़ाने के लिए वो रेथीनियंस को मारता चला जाता है। लेकिन कोई भी रेथीनियंस को मारने की अपनी इस पावर को बा सकता है, लेकिन इंसानों की विल पावर बहुत ज्यादा वीक होती है, इसीलिए इस नशे की आदत को छोड़ना मुश्किल है। यहीं पर साथ साथ एरिक का सीन भी दिखाया जा रहा होता है। एरिक किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है और वहाँ से ब्लड भी निकल रहा होता है। अति से चिल्लाकर उसे कहता है हानबिन ये तुम क्या कर रहे हो। एरिक जैसे उसकी आवाज सुनता है तो वहीं पर रुक जाता है और घबराकर वो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। अति से भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो इस बेचारे के चेहरा ही तोड़ दिया, तुमने इसका कीमा बना दिया है, ये तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहा। फिर साथ ही जहाँ पर पूरा सीन दिखाते हैं वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहा था, किसी इंसान को नहीं। अति से उसे कहता है तुमने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, ये तुम क्या कर रहे हो, पहले तो तुम इनको जिंदा छोड़ देते थे ताकि मैं इन सभी को
मार कर लेवल अप कर सकूं, लेकिन तुमने सभी को मार डाला। वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो और तुम इतने लंबे लंबे सांस क्यों ले रहे हो। एरिक बेचारा भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आती, शायद उसके दिमाग के ऊपर भी नशे का असर हो रहा है। उन मॉन्स्टर्स को रेथीनियन समझकर मार रहा था। उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा, मैं फाइटिंग में इतना ज्यादा खो गया था। किवी भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है एरिक क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ठीक हो। एरिक उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। क्या तुम्हें पता है कि लियोनार्ड की ओरा ट्रेनिंग कितनी ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही ये मुझे ओरा ब्लेड भी यूज करने नहीं दे रहा। ये मुझे कहता है कि मुझे अपने हाथों से फाइट करना होगी। किवी उसे कहती है अच्छा ठीक है तो ये बात है, ट्रेनिंग की वजह से तुम काफी थके हुए हो। अतीसिया उनसे कहता है मिस किवी क्या अब हम लोग वापस जा सकते हैं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी रहेगी। आइफर ने भी हमसे कहा था कि आज का काम खत्म करने के बाद जल्दी वापस आ जाना। एरिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अति से जब भी आइफर की बात आती है तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों बन जाते हो, कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। किवी भी कहती है हाँ मुझे लगता है कि ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब होते हैं। इतिसिया उनसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों कोई भी करीब नहीं है। आइफर ने कहा था कि मिस सिलिया हमसे मिलना चाहती है, उनके पास कुछ है जो हमें दिखाना चाहती है। एरिक उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर वापस चलते हैं। यहाँ पर लियोनार्ड कहता है बैरोल्ड के मरने के बाद हमें यहाँ पर पूरा एक महीना हो चुका है, हम लोग यहीं पर इसी कैलान सिटी में है, हमें पूरा एक महीना मिल गया और ये सारे का सारा महीना हमें गैरहान के जख्मी होने की वजह से मिला है, क्योंकि वो जख्मी है और फाइट बैक नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी सब कुछ उन्हीं के फेवर में है, क्योंकि जैसे वो हील हो जाएगा दोबारा से वो यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो लोग वापस से अपने उसी न्यूट्रल डायमेंशनल क्रैक के अंदर चले गए हैं जहाँ पर टाइम एंड स्पेस अलग हिसाब से चलता है। जब तक गैरहान ठीक नहीं हो जाता तब तक वो अपने प्लान को शुरू नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर रहकर और कुछ भी नहीं सोचा हमारा मकसद क्या है और हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग बस यहाँ पर कैलान में छुपे हुए हैं। एरिक ने कहा था कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता है ताकि अपने आप को लेवल अप कर सके, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो ये चेक करना चाहता है बैरोल्ड को मारने के बाद कहीं उसको रेथीनियंस को मारने का नशा तो नहीं लग गया। लियोनार्ड कहता है इस बंदे के पास गाइडलाइन सिस्टम है जिसके अंदर एरर है, और उसके अलावा ये एक लेवल 6 का दूसरी दुनिया का इंसान है। इस तरह का एक बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा जो दूसरी दुनिया से आया हो। इसी वजह से मेरी सारी उम्मीदें अब इसी से है, यही हमारी गार्डिस को वापस लेकर आएगा। तो नेक्स्ट सीन मिस सिलिया के ऑफिस का दिखाया जाता है। वो सारे मिस सिलिया के ऑफिस में जाते हैं। मिस सिलिया के पास एक जर्नल होता है, वो उनके सामने रखती है। वो सारी हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है ये क्या है, ये तो एक बहुत ही पुरानी सी किताब लगती है। मिस सिलिया उनसे कहती है जरा इसको खोल कर देखो, इसमें मैंने उन सारी कहानियों के बारे में लिखा है जो कि बैरोल्ड ने मुझे बताई थी जब मैं छोटी बच्ची थी। तुम लोग इसको उसकी जर्नल भी कह सकते हो, इसके अंदर बैरोल्ड की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। आइफर और अतीसियों से कहती है पर ये कहानी तो तुम दोनों की है, क्या ये ठीक रहेगा कि हम लोग इस कहानी को पढ़ लें, कि इसके अंदर तुम दोनों की पर्सनल बातें भी होंगी। मिस सिलिया उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम लोग इसको पढ़ सकते हो, और वैसे भी मैं ऐसी बहुत सारी बुक्स बनाने के बाद सारे कंट्रीज में उनको बेच दूंगी। वो सारी के पास उनके पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम इस जर्नल को बुक बनाकर बेचने वाली हो। मिस सिलिया उसे कहती है हाँ मैं इसको बेचने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोग अभी तक इसी कैलान सिटी में हो और डंजन के अंदर से रात के वक्त जितने भी मॉन्स्टर्स निकलते हैं तुम उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हो। लेकिन जब तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओगे वो सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से बाहर निकलेंगे और हमारे शहर के ऊपर अटैक कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे। आइफर उसे कहती है लेकिन हम लोग यहाँ से जाने से पहले डंजन को क्लियर करके जाएंगे, आर्टिफैक्ट को निकाल लेंगे और डंजन क्लियर हो जाएगी। अतीसिया उसे कहता है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोग डंजन को गायब कर देंगे तो पूरे का पूरा कैलान सिटी गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कैलान सिटी इसी डंजन के भरोसे यहाँ पर कायम है। मिस सिलिया उनसे कहती है इसी वजह से तो मैं अपनी बुक बनाकर उसको बेचना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी बुक को बनाकर बेच दिया बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस कैलान जगह को टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। यहाँ पर बैरोल्ड की एक बड़ी सी मूर्ति लगाएंगे, लोग यहाँ पर आया करेंगे अपने हीरो की उस जगह को देखने के लिए जहाँ पर उसने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। और साथ ही उनके सामने एक बड़ा सा मैप रखती है और कहती है मैंने सारे का सारा प्लान बना लिया है, कहाँ पर कौन सी जगह आओगी और कहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बनेगा और कहाँ पर झूले लगेंगे। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स बनेंगे, बहुत सारे कैसीनोज ओपन होंगे। अतीसिया से कहता है मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से तुमने क्रूज मार के उस बड़े से ढांचे को भी डंजन के अंदर से बाहर निकलवा लिया है और उसे शहर के सेंटर में रखवा दिया है, ताकि लोग यहाँ पर आकर क्रूज मार की उस डेड बॉडी को देखें और उन्हें पता चले कि बैरोल्ड ने इसको मारा था। एक बार रिचर्ड, बेला, मिस्टर लाउड और साथ ही साना को भी दिखाते हैं, वो उस बड़ी सी डेड बॉडी को निकाल रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा लियोनार्ड बोल पड़ता है। लियोनार्ड उसे कहता है तुम यहाँ पर बैरोल्ड के मरने के बाद उसकी मौत को यूज करने के बाद यहाँ पर पैसा बनाना चाहती हो, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आएंगे। मैं नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैरोल्ड को चाहते हैं और इस वजह से वो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, तुम उन सभी के ताने सुनने के लिए तैयार हो। मिस सिलिया उसे कहती है ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन कैलान वो आखिरी जगह है जो बैरोल्ड मेरे लिए छोड़ कर गया है। क्या तुम्हें पता है कि बैरोल्ड
बैरोल्ड ने इस डंजन को क्लियर क्यों नहीं किया था। रूजमार्क को मारने के बाद वो डंजन को क्लियर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो कैलान के लोगों के लिए इस डंजन को ओपन रखना चाहता था ताकि ये सिटी बसा रहे, और मैं नहीं चाहती कि ये सिटी सिर्फ उसकी कब्र बनकर रह जाए। मैं चाहती हूँ कि ये सिटी बचा रहे जैसा कि वो चाहता था। और साथ ही वो चलाकर उन सभी से कहती है, अगर तुम सभी लोग इस बारे में मुझे ताने देना चाहते हो कि मैं उसकी मौत को यूज करके यहाँ पर इसकी पब्लिसिटी करवा रही हूँ, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ताने सुनने को तैयार हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जगह को दोबारा से आबाद करके रहूंगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 155 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिस सीलिया उन सभी को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और अपने ऑफिस में बुलाकर वो उन सभी से कहती हैं कि वो कैलान को एक अम्यूजमेंट पार्क में बदलना चाहती हैं और यहीं पर इस सिटी के सेंटर में बैरोल्ड की एक बड़ी सी मूर्ति लगाई जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आया करेंगे और इसको हम लोग एक टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। और जब सीलिया छोटी थी तब बैरोल्ड ने उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। वो सारी की सारी कहानियां उसने एक बुक के अंदर लिखी हुई है। वो उनसे कहती है, मैं इस बुक को रिलीज करने वाली हूँ, मैं इसकी एक बुक बनाऊंगी। लियोनार्ड उसकी राइटिंग और उसकी उस बुक को देखने के बाद कहता है, अगर तुमने इस बुक को रिलीज किया तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैरोल्ड को चाहते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। मिस सीलिया उनसे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बैरोल्ड की इस जगह को एक मकबरा नहीं बनने दूंगी। मैं उसकी जगह को जिंदा रखूंगी क्योंकि वो कैलान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी वजह से मैं कैलान को आगे चलाऊंगी। लियोनार्ड उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस काम के लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। जो कुछ भी तुम करने वाली हो, ये कंटिन्यू रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये कोशिश काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि तुम चाहती हो कि बैरोल्ड जो कि स्वर्ड किंग है उसको सभी लोग याद रखें और वो कहीं गुमनामी में ना चला जाए। लियोनार्ड मिस सीलिया से जैसे ये वाली बात करता है, मिस सीलिया आंखें से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो। मिस सीलिया उनसे कहती है, चाहे तुम यहाँ पर मेरी कितनी ही तारीफ कर लो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एरिक जो कि वहाँ पर काफी शांत बैठा होता है, उससे अपनी बैरोल्ड की याद आती है लास्ट टाइम जब बैरोल्ड उसकी बाहों में मरा था। साथ ही मिस सीलिया को रोते हुए भी दिखाते हैं। उसके बाद एरिक मिस सीलिया से कहता है, मिस सीलिया प्लीज मुझे माफ कर देना। वो उसे कहती है, तुम किस लिए माफी मांग रहे हो, तुमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है कि उस वक्त ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बैरोल्ड को तुम्हारे हाथों से मरना था और ये उसी की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं तुम्हारे पर इल्जाम नहीं डाल रही। एरिक उसे कहता है, नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। एरिक के हाथ में उसकी बुक होती है। वो उसे कहता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है। अगर तुमने इसको बुक बनाकर रिलीज किया तो कोई भी इसको पढ़ नहीं पाएगा। एरिक उसे कहता है, जरा यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पर लिखा हुआ है बैरोल्ड रो रहा था। बैरोल्ड ने एक माउंटेन को अपने पंच के साथ ही तोड़ दिया। उसने एक दुश्मन को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुमने इस तरह की शॉर्ट बातें लिखी हुई हैं, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें डिटेल नहीं होगी तो किसी को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये किताब बिकने वाली है। जबकि तीसी और आइफर दोनों ही उसकी बात सुनने के बाद बुरा समूह बनाकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लियोनार्डो से कहता है, बेवकूफ, ये बैरोल्ड की जिंदगी का रिकॉर्ड है और इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है जो बैरोल्ड ने खुद सीलिया को बताया है, इसलिए ये किताब जरूर बिकेगी। केवीए भी आगे बढ़ती है और कहती है, नहीं नहीं, जरा इस तरफ देखो, यहाँ पर सिर्फ राइटिंग ही गंदी नहीं है बल्कि यहाँ पर और भी कुछ मिसिंग है। यहाँ पर बैरोल्ड के बारे में, जब वो यंग था, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। उसकी शुरुआती कहानी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए लोगों के लिए सब कुछ समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। केवीए लियोनार्ड से कहती है, लियोनार्ड तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लियोनार्ड भी आगे से हंसते हुए से कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है ये किताब नहीं बिकेगी। मिस सीलिया काफी गुस्सा हो जाती है और सामने पड़े हुए टेबल को ही उठा लेती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं इस बुक को बेचने वाली हूँ और ये जरूर बिकेगी। साथ ही वो टेबल को उठाकर एरिक के मुंह पर दे मारती है। एरिक उसे कहता है, तुमने मेरे ऊपर ही क्यों टेबल गिराया, बाकी सब भी तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। मिस सीलिया उनसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी राइटिंग का टैलेंट काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अल्कोहल बेचना आता है। उसी वक्त बाहर से साना भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है। एरिक साना की तरफ देखता है और उसे कहता है, साना तुम तो परफेक्ट टाइम पर आए हो। तुमने कहा था कि तुम्हें नॉवेल्स काफी ज्यादा पसंद है, जरा इस बुक की तरफ देखो, इसमें जहाँ जहाँ पर भी गलतियां उनको इम्प्रूव कर दो कि हम लोग इस बुक को रिलीज कर सकें। साना भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये कोई नॉवल है, हाँ मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ूंगा। इसी वक्त पीछे से मिस्टर लाउड निकलते हैं और कहते हैं, हमारे पास इन नॉवेल्स को पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि एल्फ किंग अपनी पूरी आर्मी को लेकर कैलान के बाहर आ चुके हैं। तो कैलान के बाहर एल्फ किंगडम की पूरी आर्मी को दिखाते हैं और साथ ही नेक्स्ट सीन में एल्फ किंग को दिखाते हैं जो कि उनके साथ अंदर आकर बैठ जाता है मिस सीलिया के ऑफिस में। उसके सामने कीविया बैठी होती है। कीविया उसको सारी बात बता देती है। एल्फ किंग भी सारी बात को समझ लेता है और कहता है, ठीक है, मुझे इस बात की समझ आ गई कि तुम लोग कहना चाहते हो कि गैरहान और जिनोविया ने सब कुछ किया है। गैरहान और जिनोविया की वजह से हमारे रेथिना के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने वक्त पर उन दोनों को रोक दिया और उनके प्लान को फेल किया। कीविया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है, तो इसका मतलब तुम हमारी बात पर
यकीन कर रहे हो। अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन है तो हमें बाकी के सारे किंगडम्स को भी इस बारे में बताना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा हमारी उतनी ज्यादा हेल्प होगी। एल्फ किंग उसे कहता है ये बात तो ठीक है कि जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतनी तुम्हारी हेल्प होगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास उन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और बिना सबूत के अगर हम लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो मेज किंगडम की जितनी भी आर्मी है और साथ ही एरहान के किंगडम की जितनी आर्मी है वो सारी हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। और इसके अलावा निव किंगडम के किंग ने तुम सभी लोगों को दूसरी दुनिया का डीमन घोषित किया है और तुम सभी के खिलाफ चार्जेस दायर किए हैं। वो तुम सभी को क्रिमिनल समझते हैं और इसी वजह से अगर हम लोग भी तुम्हारे साथ मिल जाते हैं तो हम लोग भी इस फाइट को हार जाएंगे। एल्फ किंगडम इतना पावरफुल नहीं है कि वो निव किंगडम का भी मुकाबला कर सके। किवी कहती है तो इसका मतलब निव किंगडम की हुलियान भी उनके साथ मिली हुई है। एल्फ किंग उसे कहता है तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि इस वक्त हुलियान कोई भी स्टेप नहीं ले रही। हुलियान इस वक्त इस सब में शामिल नहीं है। निव किंगडम की जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी निव किंग के हाथ में है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। निव किंग ने जिनोविया के साथ एक डील की है और इसी वजह से उनकी आर्मी हमारे पर प्रेशर डाल रही है। एक उसे कहता है तो इसका मतलब तुम अपनी आर्मी को यहाँ पर इसलिए लेकर आए हो ताकि तुम जिनोविया की मर्जी के मुताबिक मुझे कैद कर सको, लेकिन मेरा कैद होने का कोई भी इरादा नहीं है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। एल्फ किंग के गार्ड जल्दी से अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उनको रोक देता है और कहता है एल्फ किंग उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर क्यों आया हूँ। लगता है कि सर लियोनहार्ड ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। साथ ही सर लियोनहार्ड अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो सारे लियोनहार्ड की तरफ देखते हैं कि सर लियोनहार्ड ने एल्फ किंग के साथ कौन सी डील की है, कहीं इसने हमारे साथ गद्दारी तो नहीं कर दी। हम सभी को एल्फ किंग के हाथों पकड़वाना तो नहीं चाहता। लियोनहार्ड किविए से कहता है मिस किविए प्लीज मुझे माफ करना, मैं पहले तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सका, लेकिन हमारी इस डील को सीक्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसी वजह से मैंने इसको सीक्रेट रखा। इसी वक्त रिचर्ड को दिखाते हैं। उसने अपनी पावर्स को यूज करते हुए रिचर्ड के हाथों को बांधा होता है और वो रिचर्ड को वहाँ पर ले आता है। वो कहता है रिचर्ड ने एल्फ किंग का मर्डर किया था और हम लोग रिचर्ड को इनको सौंपने वाले हैं। एरिक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या रिचर्ड ने एल्फ किंग को मारा है। एरिक उसे कहता है तुम तो जिनोविया और गैरहान उन दोनों से बदला लेना चाहते हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि उन दोनों ने तुम्हें एल्फ किंग को मारने के ऑर्डर्स दिए होंगे। रिचर्ड उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए बहुत सारे लोगों को मार डाला है, यहाँ तक कि मैंने गार्डियंस की एनवे यानी कि किविए को भी मारने की कोशिश की। तो तुम लोग इसी तरह सभी को माफ करते रहे। मैंने यहाँ पर एल्फ किंग को मारा है, लेकिन तुम लोग समझते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम लोग मुझे माफ कर दोगे मेरे गुनाह के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में जब गैरहान का सामना तुम्हारे साथ हो तो गैरहान के गुनाहों को भी तुम लोग माफ कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने जो क्राइम किया है उसे उसकी सजा जरूर भुगतनी चाहिए। तो उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है एल्फ किंग वहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आए और उसके बाद उन्होंने पब्लिसाइज किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर रियू हानबिन जो कि दूसरी दुनिया का इंसान है जिसने बैरोल्ड को मारा है वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिला। फिर उनकी जगह पर वहाँ उन्हें रिचर्ड मिला, दूसरी दुनिया का इंसान है। वो लोग उसे पकड़कर वापस ले आए और उसने इस बात को भी मान लिया कि उसने एल्फ किंग को मारा है। एल्फ किंग कहते हैं अब जबकि रिचर्ड को हमने पकड़ लिया है और रिचर्ड के पास जिनोविया के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मुझे लगता है कि जिनोविया और गैरहान हमारे कंट्री के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, हमारे पर डायरेक्टली अटैक तो नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा एल्फ किंगडम सेफ रहेगा और इसी वजह से हम लोग रिचर्ड को जिंदा रखेंगे। हम लोग जाते ही उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और बाकी के साथियों को भी, उसके बाकी के साथी भी हमारे साथ ही जाएंगे। एल्फ किंग जाने से पहले उनसे कहता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर कैलान सिटी में चुप कर रहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा सेफ है। एल्फ किंग के जाने से पहले किविए से कहती है एल्फ किंग जरा मेरी बात सुनो, जिनोविया को धोखा दे दिया यहाँ पर इस सारी चाल को चलकर। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए? हम सभी को अभी मिलकर उनके ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि इस वक्त गैरहान काफी ज्यादा जख्मी है और जिनोविया अकेली है, हम उसको हरा सकते हैं। एरिक भी उसे कहता हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी अब लेवल अप हो चुका हूँ और मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें अभी उनके ऊपर स्ट्राइक बैक करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जिनोविया को अकेले ही हरा सकता हूँ। एल्फ किंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जाकर तुम अटैक कर सकते हो? इतना मुझे पता है कि वो लोग इस वक्त एक दूसरी न्यूट्रल स्पेस के अंदर है, एक ऐसी डायमेंशन के अंदर जहाँ पर तुम सभी लोग जा नहीं सकते और तुम्हें नहीं पता क्या वो आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी के ऊपर तुम्हारा काफी एहसान है। तुमने हमारे काफी सारे लोगों की जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम सभी को इग्नोर करके यहाँ से जा रहा हूँ और सभी को यही बताऊंगा कि तुम लोग कैलान में नहीं थे, लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे रेथिना में तुम लोगों को दुश्मन समझा जा रहा है। जहाँ पर भी तुम्हें देखा जाएगा वहीं पर तुम्हें सजा दी जाएगी। हमारी ये फाइट इस वक्त एक चेस गेम बन चुकी है जहाँ पर एक तरफ सिर्फ एरिक खड़ा है और दूसरी तरफ जिनोविया है जिसके पास पूरे का पूरा रेथिनिया है जिसे वो कंट्रोल कर रही है। कैसी मीनिंगलेस फाइट जहाँ पर सारे के सारे रेथिनिया को दूसरी दुनिया के इंसान के पीछे लगा दिया गया है जिसके पास अब बैरोल्स की पावर है।
हैं। वो दोनों इस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही तुम लोगों ने जिनोविया और गेरहान से अपनी नजर हटाई, वो पूरे के पूरे रेथिना को तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे और तुम्हारे बचने के चांसेस नहीं है। इतना कहने के बाद एल्फ किंग वहाँ से चले जाते हैं। एल्फ किंग के वहाँ से जाने के बाद वो सारे के सारे उदास होकर वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उनके पास अब करने को कुछ भी नहीं है। ना उनके पास कोई प्लान है, ना ही उनके पास कोई गोल है। सारे अपने आप में चुपचाप बैठी होती हैं। पाइफर से ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है और उनसे कहती है, चलो ये बात तो ठीक है कि एल्फ किंग हमारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने पूरे के पूरे किंगडम को बचाना है। उनका किंगडम काफी छोटा है, लेकिन क्यों ना हम लोग बाकी के चर्चेस से हेल्प मांगे, क्योंकि चर्च ऑफ डार्कनेस के अलावा भी तो 3 चर्च हैं, हम उनसे भी तो हेल्प मांग सकते हैं। लियोनार्डो से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे। अगर हम लोग उनसे जाकर ये कहेंगे कि हमारे पास एक दूसरी दुनिया का इंसान है, गॉडेस ने उसे अपनी हेल्प करने के लिए चूज किया है, तो वो लोग कभी भी इस बात के लिए मानेंगे नहीं। और अगर हम सभी लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाकर वहाँ पर चले जाते हैं उनसे हेल्प लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनका वेरिफिकेशन सिस्टम हमको पहचान जाएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आइवर किविए से कहती है, लेकिन इस वक्त का सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो क्या गॉडेस हमारी हेल्प नहीं कर सकती? गॉडेस ऑफ डार्कनेस के अलावा भी तो बाकी की गॉडेसेस हैं, क्या वो हमारी हेल्प नहीं करेंगी? उन्हें भी तो पता होगा कि रेथिना में क्या चल रहा है। किविए से कहती है, गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स के कम होते के साथ ही कि सारी गॉडेसेस को इस बारे में पता चल चुका होगा कि इस वक्त क्या हो रहा है, रेथिना में कुछ गड़बड़ चल रही है और गॉडेस के साथ कुछ हुआ है। लेकिन बाकी की सारी गॉडेसेस रेथिना में जो कुछ भी हो रहा है उस सभी के साथ इंटरफियर नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त उनके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो रहा होगा और बहुत सारी डायमेंशंस ओपन हो रही है और चारों तरफ क्योस मची हुई है। इसी वजह से सारी गॉडेसेस के पास इतना ज्यादा डेटा है कि वो इस सभी को कैलकुलेट नहीं कर पा रही। उनके पास एक एरर आ रहा होगा और उन्हें इस बारे में नहीं पता कि ये सब कुछ जिनोविया और गेरहान कर रहा है। अदीसिया उनसे कहता है, मैंने भी अपने सारे के सारे मेथड्स को यूज कर लिया है, लेकिन मैं उसकी उस डायमेंशन के बारे में नहीं जान पा रहा। मुझे उसकी डायमेंशन का सुराग नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसके लेवल जितना पावरफुल मैजिशियन नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। आइवर भी उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाती है और फिर से वो सभी लोग वहीं पर खामोश होकर बैठ जाते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 156 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 157 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन सभी के पास कोई भी प्लान नहीं है, इसी वजह से वो सभी लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। इस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे वो क्या करे। उसी वक्त वहाँ पर साना आता है। दरवाजा खोलकर साना अंदर आता है और उनसे कहता है, तुम सभी लोग, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? साना वहाँ पर एरिक को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि साना को उसने जो नॉवेल दिया था जो कि मिस सिलिया ने लिखा था, एरिक ने उससे कहा था कि इसके अंदर से गलतियां ढूंढकर इसको बेहतर करके लाओ, तो वहाँ पर उसको बेहतर करके ले आता है। जैसे वहाँ पर रूम के अंदर आता है तो वहाँ पर एरिक तो नहीं होता। वो उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हो? लियोनार्डो से कहता है, हमारे पास तो उदास होने की एक वजह है। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? साना उनसे कहता है, मैं यहाँ पर उसी पेपर को लेकर आया हूँ जो कि तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि इसको बेहतर बनाना है। मैडम सिलिया की लिखाई को मैंने काफी अच्छी से इम्प्रूव किया है, लेकिन मुझे अभी तक बैरोल्ड की यंग लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि शायद मुझे एरिक इसके बारे में कुछ बता सके। लियोनार्डो से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो पीछे खड़ा है दीवार के साथ टेक लगाकर। साना जैसे पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उससे कहता है, वो तो यहाँ पर नहीं है। लियोनार्डो देखते ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डंजन के अंदर डंजन को क्लियर करने के लिए चला गया है। सारे लोग भागते हुए डंजन के अंदर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे बैरोल्ड का घर हुआ करता था। तो बैरोल्ड ने उस डंजन के आर्टिफैक्ट को अपने ही घर के नीचे दबाया हुआ था ताकि कोई भी उस डंजन को क्लियर न कर सके। एरिक जाकर उसके घर को डिस्ट्रॉय करता है और उसके नीचे से उस आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि बैरोल्ड भी सिलिया की वजह से काफी परेशान था, इसी वजह से उसने आर्टिफैक्ट को यहाँ पर छुपा दिया। लेकिन जैसे एरिक अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस आर्टिफैक्ट को टच करने लगता है, वहाँ पर लियोनार्ड आता है। लियोनार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट को वहीं पर सील कर देता है। एरिक उसे कहता है, लियोनार्ड ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग सारी जिंदगी कैलान में छुप कर नहीं रह सकते, हमें यहाँ से किसी वक्त तो बाहर निकलना पड़ेगा और इस डंजन को क्लियर करके ही हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लियोनार्ड से कहता है, तो तुम यहाँ पर इस डंजन को क्लियर करना चाहते हो? अगर हमने इस डंजन को क्लियर कर दिया तो उसके बाद क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है जिससे हम लोग दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं? एरिक उसे कहता है, मुझे लगता है कि अगर हमने यहाँ पर उनके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को टॉर्चर किया तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। लियोनार्ड उसे कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? कहीं ऐसा ना हो कि उन सभी सबऑर्डिनेट को मारने के चक्कर में तुम्हारे हाथों से कोई रथीनियन मारा जाए। लियोनार्ड जल्दी से आंखें पड़ता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि पहले हमें इस बात को कंफर्म करना होगा कि तुम्हें इस वक्त के लोगों को मारने का नशा हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बुरी बात है। एरिक ने अपना हाथ उस आर्टिफैक्ट के करीब रखा होता है जहाँ पर उसने अपनी शील्ड बनाई होती है और अपने हाथ के साथ ही वो शील्ड के अंदर
क्रैक डाल देता है। लियोनार्ड भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे ये तो पता है कि इसके स्टैट्स इंक्रीज हुए हैं, इसका लेवल 5 से 6 हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एरिक लियोनार्ड की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग हूँ, मेरा जो सिस्टम है वो ब्रोकन है, उसके अंदर एरर है, इसीलिए बैरोड को मारने के बाद भी मेरे अंदर रेथिनियंस को मारने का नशा नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि मैं ग्रेट अर्थ के लोगों की तरह यहाँ पर रेथिनियंस को मारना शुरू कर दूंगा, मुझे बस बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। लियोनार्ड चिल्लाकर उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर तुम यहाँ पर किसी रेथिनियन को नहीं भी मारते और अपने हेड को क्लियर रखते हो तो तुम्हारे दोस्तों का क्या, तुम्हारे दोस्त तो मारे जाएंगे। अगर तुमने यहाँ पर इस डंजन को क्लोज कर दिया तो इस डंजन के क्लोज होने के बाद हमारे बारे में सारी अफवाहें फैल जाएंगी कि हम लोग यहीं पर कैलान सिटी में हैं और वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। मैंने यहाँ पर एल्फ किंग के साथ एक डील करके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस डंजन को क्लियर कर दिया तो हमारी वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो तुम्हारे दोस्त हैं और वो तुम्हारे साथ हर जगह पर जाएंगे, तुम्हारी प्लान को फॉलो करेंगे, लेकिन तुम्हारा प्लान बिल्कुल बेकार है, तुम अपने प्लान की वजह से उन सभी को मरवा दोगे। हमें पता है कि एक रेथिनियन को मारने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे जो सिम्टम्स होते हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि क्या तुम्हें रेथिनियंस को मारने का नशा हुआ है या नहीं। अभी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तुम्हें बस 2 महीने तक यहीं पर चुप करके बैठना होगा। एरिक उसकी बात सुनने के बाद उस शेर के ऊपर से अपना हाथ उठा लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। 2 महीने के बाद हम लोग कैलान सिटी को छोड़कर दोबारा क्लूज ढूंढने स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग जिनोविया और गैरहान को ढूंढ सके और इन्हीं 2 महीने में हमें यहाँ पर काफी कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि आइफर लेवल 90 तक पहुँचे और हमारा अतीत लेवल 70 तक पहुंचे। लियोनार्ड से कहता है एरिक जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजी काम तो तुम्हारा ही है, तुम्हें यहाँ पर स्वर्ड किंग के उस ओरा वाले मूव को यूज करना होगा ताकि तुम बैरोल के सारे स्किल्स को यूज कर सको। और मुझे लगता है कि लेवल 6 पर प्रमोट होने के बाद तुम्हें एक नया स्किल भी मिला होगा, तुम्हें अपने उस नए स्किल को भी चेक करना चाहिए। साथ ही वो किविए से कहता है किविए तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। इस वक्त उस आर्टिफैक्ट की तरफ भी दिखाते हैं तो इसी डंजन का आर्टिफैक्ट एक स्नेक होता है, वो एक लाइव आर्टिफैक्ट है जो कि वहाँ से निकलता है और एरिक के बाजू के ऊपर लिपट जाता है। तो वो स्नेक उसे कहता है तुम्हें मैंने चूज कर लिया है, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक पावर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दूंगा। इस आर्टिफैक्ट का नाम आर्बोरस है। आर्बोरस उसे कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें पावर दूंगा। लेकिन एरिक अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो एरिक की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और उसकी बॉडी का साइज भी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, उसके मसल्स भी खत्म हो गए हैं। तो उस आर्टिफैक्ट के बारे में दिखाया जाता है, उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस आर्टिफैक्ट को यूज नहीं कर सकते, इस आर्टिफैक्ट को यूज ना करने की वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर इसका साइड इफेक्ट हुआ है, तुम्हारा लेवल भी डिक्रीज हो चुका है और तुम्हारी बॉडी के स्टैट्स को भी कम कर दिया गया है। एरिक जल्दी से आर्बोरस को उसके गले से पकड़ता है और कहता है कमीने कहीं के ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं वापस से अपने लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। चिल्लाकर उसे कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसी वक्त साइड से लियोनार्ड का पंच आता है जो कि एरिक को लगता है और एरिक दूर जाकर गिरता है और उसका पंच खाने के बाद एरिक फिर से नॉर्मल हो जाता है और लियोनार्ड से कहता है लियोनार्ड यहाँ पर अचानक से हो क्या रहा है, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लियोनार्ड गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था हम लोग इस डंजन को क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इस डंजन को क्यों क्लोज कर दिया। एरिक उसे कहता है जरा रुको मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इस डंजन को क्लोज नहीं किया, ये आर्टिफैक्ट तो अपने आप चल रहा है, ये आर्टिफैक्ट एक लिविंग थिंग है, ये खुद बहुत मेरी बॉडी के साथ लिपट गया। लेकिन जैसे वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है वो कहता है ये क्या, वो आर्टिफैक्ट कहाँ पर चला गया, मेरी बॉडी तो फिर से नॉर्मल हो गई है। फिर वो लियोनार्ड की तरफ देखता है तो वो आर्टिफैक्ट लियोनार्ड की बॉडी के साथ चिपका होता है, उसने अपनी पावर्स लियोनार्ड को दे दी है। लियोनार्ड फिर से आगे बढ़ता है और एरिक के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। एरिक फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है और उसे कहता है अगर तुम इसी तरह मेरे ऊपर अटैक करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन लियोनार्ड ने क्योंकि उस आर्टिफैक्ट को पहन लिया हुआ है और वो आर्टिफैक्ट उसके लेवल के हिसाब से एक्टिवेट हो सकता है, इसी वजह से उसने अपनी पावर्स लियोनार्ड को दे दी हैं। एरिक जैसे लियोनार्ड की तरफ देखता है तो लियोनार्ड की शेप अब काफी चेंज हो चुकी है, उस आर्टिफैक्ट की वजह से उसके चेहरे पर मास्क भी आ चुका है और उसके हाथों के ऊपर शील्ड है, साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि जिसके पास भी ऑर्फरस का ये आर्टिफैक्ट होगा उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसकी फिजिकल एबिलिटी और उसकी पावर डबल हो जाएगी, साथ में उसके डिफेंस पावर भी। एरिक ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये इस आर्टिफैक्ट को यूज कर सकता है लेकिन मैं नहीं। वहाँ पर फिर से पंच मारता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। आइफर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या लियोनार्ड की पावर्स पहले से इतनी ज्यादा थी। अति से कहता है मुझे लगता है कि लियोनार्ड ने पहले अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, यही इसकी फुल पावर है। हालांकि लियोनार्ड सिर्फ एक स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिस्ट है। स्पिरिचुअलिस्ट के पास इस तरह की फाइटिंग एबिलिटीज नहीं होती, लेकिन इसके पास जो प्राणा की पावर है वो उसी को यूज करते हुए अपनी शील्ड्स को यूज करता है और उसी से फाइट करता है। हम इसकी पावर इसी वजह से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इसके पास ऑर्बोरस आर्टिफैक्ट है। उस आर्टिफैक्ट की वजह से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, वो इसकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है और साथ में इसकी स्पिरिचुअल पावर्स मिक्स हो गई है, जिसकी वजह से इसकी कॉम्बैट एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लियोनार्ड बार बार एरिक के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एरिक भी अपने हाथ के ऊपर अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है लगता है कि तुम पागल हो गए हो, और साथ ही उसे पंच मारता है। लेकिन लियोनार्ड जल्दी से अपने सामने अपनी शील्ड को क्रिएट करता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ। और साथ ही वो अपनी एनर्जी से बने हुए काफी सारे पिलर्स बना लेता है और एरिक से कहता है जहाँ पर पागल तुम हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वो अपने पिलर्स के साथ एरिक के ऊपर अटैक कर देता है। लियोनार्ड उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है चाहे तुम गॉडेस की एक एलाई क्यों ना हो, गॉडेस ने तुम्हें चुना मेरी बजाय, लेकिन फिर भी गॉडेस तुम्हारे सारे रूड एटीट्यूड को देखती है, फिर भी उसने अपने फैसले को नहीं बदला। गॉडेस के तुम्हें चूज करने के बावजूद भी तुम गॉडेस की इस मैसेंजर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुमने इस मिशन को फेल किया। तुम्हें एक मिशन दिया गया था लेकिन तुमने क्या किया, तुम वहाँ पर खड़े रह के ये सब कुछ देखते रहे। जब गैरहान ने किविया की बॉडी से उसकी सारी डिवाइन पावर्स को निकाल लिया, तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके, सारी की सारी तुम्हारी गलती है। एरिक जल्दी से अपनी ओरा ब्लेड को निकालता है और उसके सारे एनर्जी से बने हुए पिलर्स को काट देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी मेरी गलती है? ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि वहाँ पर मैंने इस बैटल को हार दिया और किविया की सारी पावर्स चोरी हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अगली बार नहीं हारने वाला। उस वक्त तो मैं काफी ज्यादा वीक था, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। लियोनार्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन साथ ही वो अपने पास एक पिलर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है अब ये क्या बकवास है? एरिक उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, ये बात तो मुझे पता है कि हम लोग दोस्त नहीं है, फिर भी तुम बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। जबकि ऑर्बरस की तरफ भी दिखाते हैं, ऑर्बरस इसी बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है मुझे तो लगा था कि इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसके पास गॉडेस की पावर्स हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे तो यही नहीं पता कि इसकी ख्वाहिश क्या है। जितना ज्यादा ये इस बात को दबाता जाएगा और इसे इस बारे में नहीं पता होगा कि इसकी ख्वाहिश क्या है, उतनी ज्यादा मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब करूंगा, मेरा कंट्रोल इसकी बॉडी के ऊपर बढ़ता जाएगा। लियोनार्ड एरिक से कहता है जब भी मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। एरिक भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अगर वाकई में ये सब कुछ सच है तो फिर ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हारे इस ऑर्बर्स को काट देता हूँ। तो एक तरफ से एरिक अपने ओरा ब्लेड को रेडी करता है स्ट्राइक करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ से लियोनार्ड अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा है और ऑर्बरस भी महसूस कर रहा होता है। ऑर्बरस कहता है मुझे अब पता चल चुका है कि लियोनार्ड की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। लियोनार्ड यहाँ पर इस बंदे को मारना चाहता है और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और इसको ये इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ये वाकई में इसको मारना चाहता है तो मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दूंगा कि अपने सामने वाले ओपोनेंट को ये मार दे। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 157 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 158 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लियोनार्ड और एरिक दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लियोनार्ड की बॉडी के ऊपर वो वाला स्नेक ऑनफोरस जो कि एक आर्टिफैक्ट है उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और उसे एक मास्क देता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और वो उसे कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है, मैं उस ख्वाहिश को पूरा करूंगा और साथ ही तुम्हें बदले में पावर मिलेगी। लियोनार्ड ऑनफोरस के कंट्रोल में आने के बाद एरिक के ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसी वक्त किविया भागती हुई आगे बढ़ती है। जब वो दोनों ही फाइनल स्लैश लगाने लगते हैं तो किविया भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है लियोनार्ड यहीं पर रुक जाओ। साथ ही वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देती हूँ, मैं तुम्हें गॉडेस ऑफ डार्कनेस का मैसेंजर बनाती हूँ। लियोनार्ड उसकी बात सुनने के बाद फौरन उसके पास चला जाता है और उसके सामने बैठकर कहता है मैं तुम्हारी कमांड में हाजिर हूँ। वहाँ से तो ऑनफोरस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ऑनफोरस कहता है ये क्या, मुझे तो लगा था कि इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस बंदे को मारना है जो इसके सामने खड़ा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो गॉडेस का एनवी बनना है। और ऑनफोरस का मास्क जो कि उसकी बॉडी के ऊपर था वो सारे का सारा डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और लियोनार्ड काफी ज्यादा खुश होता है। ऑनफोरस कहता है वाकई में इसकी ख्वाहिश तो सिर्फ यही थी, ये उस बंदे से बहुत ज्यादा जल रहा था क्योंकि गॉडेस ने उसे चुना था अपना मैसेंजर बनाकर। ऑनफोरस कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को डिवावर करना होगा, तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल करना होगा। वो अपना मुंह खोलने के बाद जैसे ही उसके ऊपर बाइट करने लगता है, एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए ऑनफोरस की मुंडी को काट देता है। बाकी के सभी
उसे कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है ना कि ये वाली डंजन ये 4 फॉरबिडन डंजन में से एक थी और ये वाला आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा स्पेशल था, तुम इसे कैसे काट सकते हो। लियोनार्डो से कहता है चलो खैर तुमने इसका सर तो काट दिया लेकिन इसका बचा हुआ हिस्सा मेरे पास है। उसके हाथ के ऊपर उस आर्टिफैक्ट का ग्लव्स बचा होता है। लियोनार्डो से कहता है चलो शुक्र है ये ग्लव्स तो मेरे पास ही है, ये भी उसी आर्टिफैक्ट का एक हिस्सा है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ और ऊपर से ये बात भी नहीं करता और मैं इसकी फॉर्म को भी चेंज कर सकता हूँ, यानी मैं इससे अपनी पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर सकता हूँ। एरिको से कहता है काश मेरा लेवल नॉर्मल होता तो इस आर्टिफैक्ट को तुम्हारी जगह पर मैं यूज कर पा रहा होता, मेरा लेवल सिर्फ 6 है इसी वजह से मैं इस आर्टिफैक्ट को यूज नहीं कर सकता। लियोनार्डो से कहता है अगर ऑनफोरस को तुम यूज कर रहे होते तो उसने तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को निगल जाना था कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस बात को समझ लिया कि मैं यहाँ पर अपने कंट्रोल में नहीं था और तुम्हारे पर इसी वजह से अटैक कर रहा था, ना तुम तो अपने अटैक के साथ मुझे मार देते। एरिको से कहता है अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है, तुम मेरे ऊपर इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि मैं गार्डियंस की मैसेंजर यानी कीवियो को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम भी तो वहीं पर थे और तुम भी उसको नहीं बचा पाए। तुम्हारे जैसा प्राइडफुल इंसान कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा जबकि उसने खुद भी यहाँ पर कुछ खास नहीं किया। लियोनार्डो से कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है। ये दोनों यहीं पर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि वहीं पर अतीसे की तरफ दिखाते हैं। अतीसे उस कटे हुए सांप के सर को उठा लेता है और उसको उठाने के बाद अपने जार के अंदर रख लेता है, जबकि आइफर वहीं पर खड़ी बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही होती है। पिया उसे कहती है आइफर अब तुम्हें क्या हो गया। आइफर रोना शुरू कर देती है और कहती है इन लोगों ने यहाँ पर इस डंजन को क्लोज कर दिया है, अब मुझे लगता है क्या मुझे सारी जिंदगी या तो जेल में गुजारना पड़ेगी या फिर भागते हुए, क्या बहुत सारे लोग हमारे पीछे लग जाएंगे और मुझे आराम से सोने के लिए कोई भी बिस्तर नहीं मिलने वाला। मैं पहले भी ये सब कुछ देख चुकी हूँ, पिछले 10 साल से मैं लोगों से भागती आ रही हूँ वो भी जंगल में। अब मैं फिर से इसी बारे में सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि अब फिर से मुझे लोगों से भागना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पीछे आएंगे मुझे मारने के लिए। वो सभी कहते हैं हमारे पास तो कोई भी प्लान नहीं है, अब जबकि कैलान डंजन गायब हो चुकी है तो हमें यहाँ से निकलकर किसी और जगह पर जाना पड़ेगा। तीसरे उन सभी से कहता है तुम लोग एक प्लान चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। कीवियो से कहती है क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई अच्छा सा प्लान है। अतीसियो से कहता है नहीं इसको प्लान तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन ये एक काम करेगा। अगर ये प्लान वाकई में काम कर गया तो मुझे लगता है कि हमें जिनोविया को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनोविया खुद हमारे पास आएगी। तो नेक्स्ट सीन साउथर्न टिकोरांटा विलेज का दिखाया जाता है, एक ऐसा विलेज जो कि निम किंगडम में आता है। तो वहीं पर सोल्जर्स के बेस कैंप में मेयर की तरफ दिखाते हैं। मेयर वहाँ पर सोल्जर्स के बेस कैंप में आते हैं और चिल्ला उन सारे सोल्जर्स से कैप्टन से कह रहे होते हैं तुम्हें पता है ना कि हर रात यहाँ पर डंजन के मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। इसी वजह से हमारे पास जितने भी ट्रेड रूट्स है वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। हम लोग ना तो माल को बाहर लेकर जा सकते हैं और ना ही अंदर लेकर आ सकते हैं। हमारा गाँव बहुत ज्यादा मुश्किल में है। हमने हमसे वादा किया था कि हम लोग अपने गाँव के अंदर जितना भी खाना और राशन है वो तुम्हारे सोल्जर्स को देंगे, तो तुम्हारे सोल्जर हमें प्रोटेक्ट करेंगे और रात के वक्त जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं उनको मारेंगे ताकि हमारे गाँव के किसी भी बंदे की जान ना जाए। सोल्जर्स का कैप्टन उसे कहता है हमने हमारे पास जितनी भी मिलिट्री पावर थी उस सभी को एक्सपेंड किया हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे निम किंगडम के सोल्जर्स के पास इतनी ज्यादा पावर है कि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों के खिलाफ फाइट कर सके। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। रही बात डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने की, तो वो हमारे सोल्जर्स का काम नहीं है, वो तो हंटर्स का काम है। हमारे हंटर वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जहाँ पर हिफाजत हो रही है रात के वक्त यहाँ पर तुम्हारे गाँव का कोई भी इंसान नहीं मरता। हमारे एलीट सोल्जर्स और साथ में हंटर्स मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। सिर्फ चिल्लाकर उसे कहते हैं लेकिन हमारे गाँव की जो औरतें मर रही हैं उन सभी का क्या। रात के वक्त इन औरतों की बॉडी मिलती है जिनके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। अगर तुम लोग हमारे गाँव को रात के वक्त मॉन्स्टर से बचा रहे हो तो फिर वो सारी औरतें मरती कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पर इस गाँव के अंदर कोई ना कोई दूसरी दुनिया का इंसान मौजूद है। जैसे वो ये बात करता है वहाँ पर एक बंदा होता है, उसके पास एक सिकल होता है। वो अपने सिकल को यूज करते हुए मेयर के हाथ में दंसा देता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर होते हुए ये सब कुछ कहने की। मेयर बेचारा भी अपने हाथ में सिकल के दंसने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। आर्मी का कैप्टन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहता है हम सभी लोग निम किंगडम की एलीट फोर्सेस से हैं। तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ पर होते हुए तुम्हारे गाँव में दूसरी दुनिया का कोई इंसान आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं होते तुम्हारे गाँव को इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए, तो तुम लोग अभी तक इन मॉन्स्टर्स का खाना बन चुके होते। अगर तुम चाहते हो तो हम लोग इस गाँव को छोड़कर चले जाते हैं। मेयर उसे कहती है नहीं तुम लोग यहीं पर रुको, मैं माफी चाहता हूँ। तो माफी मांगते हुए अपने हाथ को पकड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। कैप्टन उस सोल्जर से कहते हैं क्या तुम्हें ये सब कुछ करना जरूरी था। उस सोल्जर जनरल से कहता है जनरल तुम्हें इस मेयर की बातों से बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। मैंने इस सभी को इन्वेस्टिगेट किया है, रात के वक्त कोई भी नहीं मर रहा। ये सभी लोग तो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। सभी लोग लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया का इंसान है। जनरल उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं आए ये लोग इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत
बहुत ही बुरे हैं, हम लोग जहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम तो वाकई में एक बहुत ही कमाल के सोल्जर हो, शुक्र है जिनोविया ने तुम्हें स्पेशली यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए भेजा है। यहीं पर एक सीन दरवाजे का भी दिखाया जाता है। दरवाजे के ऊपर किविए और एरिक को दिखाते हैं जो कि अपनी कार्ड को लेकर वहाँ पर पहुंच चुके हैं, और दरवाजे के ऊपर जो गार्ड खड़ा होता है उसके हाथ में एक मेयरिंग स्टोन होता है। वो एरिक से कहता है इसके ऊपर हाथ रखो। एरिक उसके ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसका लेवल सिर्फ 3 आता है। साथ साथ बैकग्राउंड में उस जनरल और उस सोल्जर की बात भी चल रही होती है। वो सोल्जर उसे कहता है हम लोग पिछले 3 महीने से यहाँ पर हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दूसरी दुनिया का कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग निव किंग से कभी नहीं मिल पाएंगे अगर हमने किसी दूसरी दुनिया के इंसान को नहीं पकड़ा। तो इस सोल्जर का नाम एडजस्टेंट है और ये भी एक दूसरी दुनिया का इंसान है। तो एडजस्टेंट भी यहाँ पर जिनोविया के साथ डायरेक्टली बात कर सकता है। वो जिनोविया से कहता है अगर वो बंदा वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना तुम कह रही हो तो वो मेरी नजर से नहीं बच सकता, मैं उसे जरूर पकड़कर मार डालूंगा। जिनोविया उसे कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम उसे मार सकते हो, तुम्हें उसे मारना नहीं है, तुम्हारे पास उससे फाइट करने की कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि अगर तुम उससे फाइट करोगे तो तुम उससे जीत नहीं पाओगे। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ दूसरी दुनिया के इंसानों को ढूंढना है। अगर वो लड़का यहाँ पर आता है वो दूसरी दुनिया का इंसान फिलाड बैनी, तुम्हें इस बात को श्योर करना है कि वो यहाँ पर आने के बाद निव किंगडम के आम गाँव वालों को मारना शुरू कर दे, जिससे उसे रेथिनियंस को मारने की लत लग जाएगी। हम लोग बहुत ही जल्दी अपने बाकी के दूसरी दुनिया के इंसानों को यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजेंगे। तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करो, तुमने मेहनत करके अपने मिशन को पूरा किया तो मैं तुम्हारे ऊपर से इस सील को हटा दूंगी और तुम एक आजाद इंसान बन जाओगे। एडजस्टेंट कहता है जिनोविया ने मेरी बॉडी के ऊपर जो सील डाली है इस बार सील के रूल्स को अलग रखा गया है। सील के 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि मैं जिनोविया की बात को मना नहीं कर सकता, मुझे उसके हर ऑर्डर को फॉलो करना है। दूसरी बात ये है कि मैं 4 बड़े हीरोज के बारे में किसी को नहीं बता सकता, और तीसरी बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है मैं यहाँ पर निव किंगडम की आर्मी को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होता। और यहीं पर रात के वक्त वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। एडजस्टेंट कहता है ये तीनों रूल्स में कहीं पर भी इस तरह का रूल नहीं है कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं रेथिनियंस को मार सकता हूँ। वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और अपनी सिकल को मारते हुए उस लड़की को मार देता है, क्योंकि ये भी एक दूसरी दुनिया का इंसान है। इसी वजह से ये भी अपने नशे को पूरा करने के लिए रात के वक्त निकलता है और खूबसूरत औरतों को शिकार करता है, और उसके बाद वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो औरतों की बॉडीज को खा जाते हैं, जिससे इसके ऊपर कोई भी शक नहीं करता। एडजस्टेंट कहता है मेरे लिए ये जगह जन्नत है, रात के वक्त मॉन्स्टर्स निकलते हैं, मैं इंसानों को मारता भी हूँ और ऊपर से मॉन्स्टर्स उनकी बॉडी को खा जाते हैं और मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहीं पर सुबह का सीन दिखाया जाता है। एडजस्टेंट गली में खड़ा होता है, उसी वक्त वहाँ पर साइड के ऊपर किवी और एरिक की कार खड़ी होती है। वहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं। वो लोग यहाँ पर बुक्स बेच रहे हैं, बैरोल्ड की बुक्स। भी लोग वहाँ पर बुक्स लेने के लिए खड़े होते हैं। वो उनसे कह रहे होते हैं हमारे पास बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के वेपन्स और वैरायटी ऑफ पोशंस भी हैं, आप लोग इनको खरीद सकते हैं। हमारे पास बैरोल्ड दी स्वर्ड किंग सर्वाइवल की स्टोरी बुक भी है, तुम लोग इसको भी खरीद सकते हो, ये सबसे बेस्ट एडिशन है, क्योंकि इससे पहले इसके 3 वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं। तो सभी लोग वहाँ पर चौथे वॉल्यूम को खरीदने के लिए आए होते हैं। वहीं पर 2 लड़कियों को दिखाते हैं, उन दोनों ने भी एक बुक खरीदी होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। एक लड़की उसे कहती है पिछली बार तीसरे वॉल्यूम में हमने गैरहान और बैरोल्ड की फाइट को देखा था, अब हमें इस वाली बुक में पता चलेगा कि बैरोल्ड और गैरहान में से कौन फाइट को जीतेगा। दूसरी लड़की उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है। पहले वाली उसे लगती है मुझे तो लगता है कि बैरोल्ड जीतेगा। तो वो दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी बुक्स को हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है कि उन्हें इस बुक को पढ़ना है कि अब कौन जीतने वाला है। एडजस्टेंट आगे बढ़ता है और एक लड़की के हाथ से उसकी बुक को छीन लेता है और कहता है जरा मुझे देखने दो इसके अंदर क्या है। तो वो उस बुक के पन्ने पलटते हुए कहता है लगता है कि बैरोल्ड के मरने के बाद उन्होंने उसके ऊपर एक बुक छाप दी है। ये लोग तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले और लगता है कि ये बुक काफी ज्यादा अच्छे से बिक रही है। साथ ही वो उस बुक को सेंटर से फाड़ देता है और कहता है लेकिन तुम लोगों को परमिशन किसने दी यहाँ पर इन बुक्स को बेचने की। उस बुक को फाड़ने के बाद वहीं पर फेंक देता है और कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है इस कार्ड का ओनर कौन है जो कि इन बुक्स को बेच रहा है, चलो जल्दी से बाहर निकलो। किवी उसे कहती है यहाँ पर क्या मसला है, हम लोग यहाँ पर मेन गेट के ऊपर परमिशन लेकर यहाँ पर आए हैं और इन बुक्स को बेच रहे हैं। एडजस्टेंट जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है कि ये लड़की लेवल 62 की एक स्पीयरमैन है। एडजस्टेंट उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसका लेवल भी बिल्कुल परफेक्ट है और उसकी बॉडी भी परफेक्ट है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह के इस छोटे से गाँव में इस तरह की खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। किवी जल्दी से अपने पास से सर्टिफिकेट निकालती है और कहती है अगर तुम्हें सर्टिफिकेट देखना है तो इसको देखो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इतना काफी नहीं है, यहाँ पर दूसरी दुनिया के इंसानों के आने के डर की वजह से हम लोग यहाँ पर आने वाले हर इंसान की बॉडी को पूरी तरह से चेक करते हैं। वो किवी के हाथ के ऊपर चूमते हुए उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि रात के वक्त तुम मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहता हूँ, उसके बाद जितनी चाहे तुम बुक्स को बेच सकती हो। किवी उसके हाथ से अपने हाथ को झटक कर छीन लेती है और कहती है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा अगर तुम यहीं पर रुक जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो उसे कहता है मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ
साथ क्या बुरा होगा। तो यहीं पर एरिक को दिखाते हैं। एरिक ने उसके हाथ को पकड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एडजस्टेंट के हाथ को पकड़कर वहीं पर उसे नीचे की तरफ एक झटका देता है, जिससे वो नीचे पटक कर गिरता है। इस बात से तो एडजस्टेंट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर किसने उसको इतनी जोर से पटक दिया। जैसे सामने की तरफ देखता है तो सामने उसके एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है कि एरिक ने उस स्नेक के कटे हुए सर को अपनी बॉडी के साथ टांगा होता है। उसकी पावर्स को यूज करते हुए वो अपने बॉडी साइज को छोटा कर सकता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब उसने इस आर्टिफैक्ट को पहना था तो उसकी पावर कम हो गई थी, यानी कि वो लेवल 3 पर आ गया था और उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई थी। एडजस्टेंट उस बच्चे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। एरिक ने उसका हाथ पकड़ा होता है। वो उसे कहता है, मेरा नाम एरिक गैरून है और मैं इस बुक शॉप का ओनर हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे ऑफिस में रात के वक्त आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए, ताकि तुम मुझे एग्जामिन कर सको। साथ ही वो हंस रहा होता है। एडजस्टेंट एरिक की तरफ देखता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है, जहाँ पर उसका लेवल 3 आता है और इस बात से एडजस्टेंट बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो कहता है, ये तो सिर्फ लेवल 3 का एक हंटर है, फिर इसने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे ग्राउंड के ऊपर कैसे पटका होगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 158 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था दूसरी दुनिया का इंसान जिसका नाम एडजस्टेंट है, वो किविए को वहाँ पर उस बुक स्टॉल के ऊपर देखने के बाद आगे बढ़ता है, क्योंकि रात के वक्त वो लड़कियों को मारता है अपने नशे को पूरा करने के लिए। किविए को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वहीं पर हमारा एरिक होता है। एरिक उसके हाथ को पकड़ता है और उसे वहीं पर झटक देता है, यानी जमीन पर पटक देता है। और उसको इस बारे में जरा भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर उसके साथ हुआ क्या है। वो सामने की तरफ देखता है तो एरिक का लेवल उसके पास 3 शो होता है, क्योंकि वो यहाँ पर ऑनफरस के उस सर को यूज करते हुए अपने लेवल को सप्रेस कर रहा है। एडजस्टेंट उसकी तरफ देखने के बाद कहता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ हेलुसिनेशन हो रही है। ये लड़का तो बहुत ज्यादा वीक है। सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे कहता है, सर एडजस्टेंट क्या आप ठीक हैं? पहले जल्दी से हमारे साथ आए, ये आपकी कमांड रोटेशन का टाइम है। एडजस्टेंट जल्दी से उठकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अब ये भी यहाँ पर हुआ क्या था? क्या वाकई में किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे ग्राउंड के ऊपर पटका था? यहाँ पर यह सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कि मेरे ऊपर नशा चढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब मुझे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं और अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अब मेरा मूड खराब हो गया है। फिर साथ ही वो हंसते हुए हल्का सा किविए की तरफ देखता और कहता है, लेकिन मेरे आज रात का स्नैक तो रेडी है। आज रात मैं ऐसी लड़की को मारने वाला हूँ। जबकि एरिक अभी भी उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो लड़की जिसकी बुक को उसने फाड़ दिया था, उस लड़की को वो लोग नई बुक देते हैं। वो काफी खुश होती है और कहती है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा कि उसने मेरी बुक को फाड़ दिया है, तो अब मैं अपनी बुक को दोबारा से नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे नई बुक दे दी। मैं तो सर बैरोल्ड की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि सर बैरोल्ड चारों हीरोज में से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हैं और किसी ने भी उनको अभी तक नहीं देखा। एरिक उसे कहता है, क्या बैरोल्ड वाकई में इतना ज्यादा फेमस है? लड़की उसे कहती है, हाँ सर बैरोल्ड बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि मेरे डैड भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एरिक उसे कहता है, हालांकि ये सिर्फ एक बुक है, लेकिन ये सोल्जर ऐसा कैसे कर सकता है? ये बैरोल्ड के ऊपर लिखी हुई बुक को कैसे फाड़ सकता है, क्योंकि 4 बड़े हीरोज में से एक हीरो के ऊपर लिखी गई है। किविए भी उस लड़की से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ के सोल्जर कुछ ज्यादा ही रूड हैं? ये सारे सोल्जर इस तरह बिहेव करते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सोल्जर्स को होना ही नहीं चाहिए? वो लड़की उनसे कहती है, हमारे विलेज के चीफ ने पहले तो इस बात से मना किया था कि सोल्जर्स को यहाँ पर नहीं आने दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने काफी सारे हंटर्स को भी हायर किया था अपने गाँव को बचाने के लिए। लेकिन जब हमारे मेयर को पता चला कि उन सारे हंटर्स में कुछ ऐसे हंटर्स हैं जो कि इंसान हैं, इसी वजह से हमारे चीफ भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये सारे निम्फ नहीं है, ये इंसान है। तो हम लोग इस बंदे का कुछ नहीं कर सकते। ये सोल्जर एडजस्टेंट ये यहाँ पर स्पेशली लाया गया है ताकि ये दूसरी दुनिया के डीमंस का मुकाबला कर सके, वो लोग हमारे पर अटैक न करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर इस गांव का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग हमारी रक्षा नहीं करते और हर रात यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और मॉन्स्टर्स आकर हमारे बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। खास तौर पर हमारी औरतों को वो रात के वक्त मार जाते हैं। ये उसकी बात सुनने के बाद कहती है, लगता है कि इस गाँव में लाइफ गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल है, हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और उनसे कहती है, हालांकि बैरोल्ड मर चुका है, लेकिन फिर भी जब मैं बैरोल्ड की फाइटिंग की स्टोरीज को पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है। इन नॉवेल्स को पढ़कर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ। एरिक हंसते हुए उससे कहता है, अगर सीलिया और सानो को इस बारे में पता चल जाए कि तुम्हें इन नॉवेल्स को पढ़कर बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये बात सुनते ही वो लड़की भागती हुई उसके पास आ जाती है और चमकती हुई आंखों के साथ उसे कहती है, क्या तुम इस नॉवल के दोनों राइटर्स को जानती हो? क्या तुम मैडम सीलिया और साथ में साना को जानती
जानते हो। एरिक उसे कहता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उनके नाम ही जानता हूँ, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। हम क्योंकि बुक्स बेचते हैं इसी वजह से मुझे उनके नाम पता है। किवी उस लड़की से कहती है अब काफी रात हो चुकी है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वो लड़की उनसे कहती है मुझे टाइम का तो ध्यान ही रहा, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा वरना मेरे फादर काफी गुस्सा होंगे। साथ ही वो उनसे कहती है पहले तो जब यहाँ पर रात होती है उसी वक्त बेल बजा दी जाती है, लेकिन आज यहाँ पर बेल नहीं बजाई गई क्योंकि जैसे ही रात होती है मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर निकलना शुरू करते हैं और उसी वक्त बेल बजा दी जाती है। साथ ही वो कहती है हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इसी वजह से हम लोगों ने बेल को रिंग करते हुए नहीं सुना। एरिक कहता है मैंने भी बेल को रिंग करते हुए नहीं सुना, यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत है। साथ ही वहाँ पर उनके आसपास पिंक कलर की मिस्ट छाना शुरू हो जाती है। एरिक उनसे कहता है डंजन की फोक यहाँ पर आ चुकी है, अगर फोक यहाँ पर है तो मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आ चुके होंगे। किवी उससे कहती है हानबिन अब तुम क्या करने वाले हो। वो जल्दी से अपने साइन बोर्ड को उतार लेता है जो कि उनकी गाड़ी के ऊपर लगा होता है। उस साइन बोर्ड के अंदर उसने अपनी तलवार रखी हुई है। एरिक अपने साइन बोर्ड को उठाने के बाद उसे कहता है मैं जाकर देखने वाला हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं दरवाजे पर जाकर देखूंगा क्या है, मिस्ट कैसे अंदर आई है, तुम यहाँ पर अकेली ठीक रहोगी। किवी उसे कहती है हाँ मैं अकेली ठीक रहूंगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है तो जल्दी से वापस आ जाना। एरिक उस मिस्ट में वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़की कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आयुष यहाँ पर हो क्या रहा है, ये अचानक से धुआं कहाँ से आ गया। इसी वक्त उसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है। किवी अपने बाले को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है और लड़की से कहती है मुझसे दूर मत जाना, यहाँ पर चारों तरफ मॉन्स्टर्स हैं, मॉन्स्टर्स ने हमें घेर लिया है। और वहाँ पर उस मिस्ट के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी जेलीफिश मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि मिस्ट के अंदर उड़ रहे होते हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन एडजस्टेंट का दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में आराम से बैठा इसी बारे में सपने देख रहा होता है कि वो किसी लड़की को कैसे मारे क्योंकि उसके ऊपर नशा चढ़ता जा रहा है और उसे किवियो को मारना है। एक सोल्जर अंदर आता है और उसे कहता है सर एडजस्टेंट अब हम लोग क्या करें, हमें दरवाजों को क्लोज करने के लिए बेल को बजाना था, मॉन्स्टर्स के बाहर निकलने का टाइम हो चुका है, आपने अभी तक हमें इस बारे में परमिशन नहीं दी कि हम लोग दरवाजों को बंद करें या नहीं। एडजस्टेंट उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने पहले कभी ये काम नहीं किया, जाओ जाकर खुद ही दरवाजों को बंद कर दो, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स की जरूरत क्यों है। वो सोल्जर कहता है सर लास्ट टाइम आप ही ने कहा था कि हम आपसे पूछकर दरवाजे बंद किया करें। साथ ही वो उसे कहता है जनरल की तरफ से एक नया मैसेज आया है, जनरल ने कहा है कि हम लोग कल यहाँ से जाने वाले हैं इसलिए जल्दी से जल्दी अपने सामान को रेडी कर लें। जस्टिन उसे कहता है क्या वाकई में हम लोग कल सुबह निकलने वाले हैं। जस्टिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये क्या, ये तो कल यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं, इस रात तो मैं उस लड़की को मारने वाला था, अगर मैंने इस जनरल की कमांड को नहीं माना तो जिनोविया से मेरी शिकायत लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही उसे फिर से किविए की शक्ल याद आती है। वो कहता है पर मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर एडजस्टेंट उठकर खड़ा हो जाता है और नीम सोल्जर से कहता है मुझे एक बात बताओ, क्या नीम्स को भी मॉन्स्टर खा जाते हैं। वो उसे कहता है हाँ नीम्स को भी मॉन्स्टर खाते हैं, चाहे वो इंसान हो या नीम्फ हो, मॉन्स्टर सभी को खा जाते हैं। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो जल्दी से अपनी शिकल को सामने की तरफ करता और कहता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं किसी निम्फ को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़ दूँ तो कोई सबूत तो नहीं बचेगा। साथ ही वो सोल्जर को मार देता है। तो नेक्स्ट सीन किविए का दिखाया जाता है। किविए अपने स्पीयर के ऊपर उसने एक स्क्रोल को लगाया होता है जो कि उसे अतीसे ने दिया है। वो एक मैजिक स्क्रोल होता है जिसके अंदर से दिन की रोशनी निकलती है। उस मैजिक स्क्रोल को वहाँ पर एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से सूरज की रोशनी निकलती है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर सूरज की रोशनी को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। किविए कहती है हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी थी लेकिन ये बात वाकई में सच है। मॉन्स्टर्स रात को इसी वजह से डंजन से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो लोग सनलाइट से डरते हैं। वो लड़की कहती है लेकिन हम लोगों ने दरवाजों को बंद किया होता है, फिर ये मॉन्स्टर्स हमारे नीम किंगडम के अंदर कैसे आ गए हैं। किविए भी इसी बारे में सोच रही होती है। किविए कहती है किसी ने जानबूझकर दरवाजों को खुला छोड़ा होगा। वहाँ पर कुछ और गाँव वाले भी होते हैं जो कि वहाँ पर लाइट को देखने के बाद वहाँ पर भागते हुए आ जाते हैं। किविए उन सभी से कहती है सभी लोग यहाँ पर मेरे आसपास आ जाओ, इस लाइट में रहो ताकि तुम सभी लोग बच सको। विलेज चीफ की तरफ भी दिखाते हैं। विलेज चीफ भी भागते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं। वो लड़की उनसे कहती है चीफ जल्दी से भागकर यहाँ पर आ जाओ। चीफ बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग भागो क्योंकि हमें यहाँ पर खतरा उन मॉन्स्टर से नहीं है बल्कि किसी और से है। फकत पीछे से सिकल उड़ता हुआ आता है और उसकी जंजीर उसके साथ लिपट जाती है। एडजस्टेंट उस मेयर को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और बेचारा चीफ उड़ता हुआ पीछे एक मॉन्स्टर के मुंह में जाकर गिरता है। वो मॉन्स्टर चीफ को खा जाता है। एडजस्टेंट कहता है अब ये दुनिया पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है, अब जबकि मैं यहाँ पर जितने चाहे उतने लोगों को मार सकता हूँ और ऊपर से मुझे पकड़े जाने का डर भी नहीं है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स मेरे इन सभी को मारने के बाद इनकी बॉडीज को खा जाएंगे। किसी को कोई शक भी नहीं पड़ेगा कि मैं एक दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। किविए उसे कहती है यहाँ पर तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को इस गाँव के अंदर दाखिल कर दिया, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है, ये मॉन्स्टर्स तुम्हें भी खा जाएंगे, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। इसी वक्त
एक बड़ा सा जेलीफिश मॉन्स्टर उसके पीछे आता है। एडजस्टेंट अपनी सिकल को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का एक छोटा सा मॉन्स्टर मेरा मुकाबला करने के लायक है? मॉन्स्टर्स मेरे सामने बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि मेरा लेवल काफी ज्यादा हाई है। वो लड़की भी उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे कहता है, जब तुम लोगों इस तरह का चेहरा बनाते हो तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो किवी से कहता है, चलो जल्दी से तुम भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस मुझे दिखाओ कि मरने से पहले तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस कौन से बनाने वाली हो। चलो जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूँ कि जब मौत तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। किवी अपना मुंह सामने की तरफ करती है और मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर एडजस्टेंट बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम हंस कैसे सकती हो? लगता है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारी सिचुएशन का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा लेवल क्या है? उसी वक्त एरिक उसके बाजू को पीछे से पकड़ लेता है, अपने सिकल को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो उसकी अपनी सिकल दूसरी तरफ से उसकी टांग के अंदर दंस जाती है। वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। एरिक ने क्योंकि उसके बाजू को पकड़ा होता है, वो उसके बाजू से पकड़कर उसको पीछे की तरफ घुमाना शुरू करता है और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो लड़की कहती है, वहाँ पर उस मिस्ट के अंदर मुझे एक बहुत ही पावरफुल इंसान दिखाई दिया। वो कोई इंसान था या फिर कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर था जो कि एडजस्टेंट को पीछे खींच कर ले गया। किवियो से कहती है, बास दफा तुम्हें अपनी दोनों आंखों को यूज करते हुए देखना पड़ता है, सेंस करना पड़ता है कि तुम्हारे सामने क्या है। बहुत ही जल्दी तुम्हें दिखाई देगा कि वो क्या है। तो एरिक उस एडजस्टेंट को अपने हाथ में पकड़कर उसी को अपना वेपन बना लेता और बड़ी स्पीड के साथ उन सारे के सारे जेलीफिश मॉन्स्टर्स को मारता जाता है। वो उन सारे जेलीफिश मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है जबकि एडजस्टेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जाकर दूसरे जेलीफिश मॉन्स्टर के साथ टकराता है, एक के बाद दूसरे के साथ, और उसकी अपनी हालत भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहता है, मेरे साथ हो क्या रहा है? फिर साथ ही एरिक सारे जेलीफिश मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे सामने की तरफ फेंक देता है और वो लुढ़कता हुआ किवी के सामने से आकर दूर जाकर गिरता है और कहता है, आहिर यहाँ पर है कौन? मुझे पकड़ा हुआ था। वहाँ पर गिरने के बाद उस मिस्ट की तरफ देखता है तो उस मिस्ट के अंदर उसे एक बड़ा ही हटाकटा बंदा दिखाई देता है। साथ ही उसका लेवल भी उसे शो होता है, लेवल 6 लिखा होता है। तो यहाँ पर एडजस्टेंट के सामने हमारा एरिक खड़ा होता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 159 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर की एपिसोड 160 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्व्स के उस गांव में रात के वक्त मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। वहाँ पर काफी सारा कोहरा होता है और उस कोहरे के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं और ये सब कुछ एडजस्टेंट ने किया होता है क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया का इंसान है जिससे कि इंसानों को मारने का नशा है। वो वहाँ पर रात के वक्त औरतों को मारता है और फिर वो मॉन्स्टर्स को भी खुद ही गाँव के अंदर आने देता है ताकि उनके मारे हुए लोगों की बॉडीज को वो मॉन्स्टर्स खा जाए। अब तो यहाँ पर हमारा एरिक आ चुका है। एरिक उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और साथ ही वो एडजस्टेंट को उसकी सिकल के साथ पकड़ उन मॉन्स्टर के साथ पटका कर मारता है। एडजस्टेंट को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब लास्ट में से वो उठाकर फेंकता है तो वो सामने की तरफ कोहरे में देखता है तो उसे वहाँ पर एरिक दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जब उसके पास उसका लेवल शो होता है तो वो लेवल 6 होता है। यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में अतीसे आइफर और उनके साथ लियोनार्ड को दिखाया जाता है जो कि बाहर से उन लोगों को सिग्नल देते हैं, यानी कि उन लोगों ने डंजन को क्लोज कर दिया है। एरिक और किवी गाँव के अंदर आए थे जबकि वो तीनों बाहर डंजन में गए थे ताकि डंजन को क्लोज कर सके। एडजस्टेंट फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कहीं ये वही बुक शॉप वाला लड़का तो नहीं है? पहले भी इसी ने मुझे पटका था, फिर से ये वही लड़का है। लगता है कि मुझे कोई भ्रम हुआ है, ये वही छोटा लड़का है। वो फिर से अपनी सिकल को रेडी करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो अपनी सिकल को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम हो क्या चीज? जैसे वो अपनी सिकल को उसके ऊपर फेंक कर उसको बांध लेता है, वो कहता है, चलो जल्दी से इस कोहरे में से बाहर निकलो और अपनी आइडेंटिटी को शो करो। तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो फिर मैं तुम्हें खींच कर बाहर ले आऊंगा। अब तुम और ज्यादा हाइड नहीं कर सकते। वो कोहरे के अंदर से किन को खींचते हुए बाहर ले आता है। जैसे किन वहाँ से बाहर निकलता है तो वो लड़की जिसने उस बुक को पकड़ा हुआ है वो उसकी तरफ देखती है कि बाकी के सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं। वो लड़की कहती है, इस बुक में लिखा हुआ है एक ही बंदा है जिसके मसल स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, जिसके बालों का कलर लाइन की तरह रेड है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार है। वो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम लेजेंडरी बैरोल्ड द स्वर्ड किंग है। तो किन भी यहाँ पर बैरोल्ड होने का नाटक कर रहा है। किन ने यहाँ पर अपने ओरा ब्लेड को यूज किया है जिसकी वजह से उसके बालों का रंग भी सुर्ख हो चुका है। बैरोल्ड जब फाइट करता है तो उसके बालों का रंग भी सुर्ख हो जाता है। एडजस्टेंट जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो भी धोखा खा जाता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बैरोल्ड तो मर चुका है, तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? किन वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करता है तो वहाँ पर ना भी कोहरा होता है, वो सारे का सारा वहाँ से गाँव से बाहर निकल जाता है। साथ ही किन एडजस्टेंट को भी एक ही वार के साथ मार देता है। तो सारे गाँव वाले जो कि वहाँ पर बैठे ये सब कुछ देख रहे होती है। जैसे कोहरा वहाँ से हटता है तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि स्वर्ड किंग बैरोल्ड यहाँ पर है। फिर साथ ही वो सभी लोग एक ही बात
चिल्ला चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो बैरोल्ट है, ये स्वर्ड किंग है। सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर बैरोल्ट का नाम पुकार रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं हमें कहा गया था कि बैरोल्ट मर चुका है, लेकिन बैरोल्ट तो जिंदा है। वो पर्सनली यहाँ पर हमें इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए आया है। ये तो हमारा हीरो है। हमें पहले इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। बैरोल्ट तो स्वर्ड किंग है, ये अदर वर्ल्डर्स के हाथ से कैसे मर सकता है। उनकी कीवी भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है बैरोल्ट ने बिल्कुल सही कहा था कि स्वर्ड किंग अभी तक मरा नहीं है, स्वर्ड किंग अभी जिंदा है। और हमारी गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने भी कहा था कि सिर्फ स्वर्ड किंग ही रेथिना को बचा सकता है। एरिक वहाँ पर उन सभी को बचाने के बाद जल्दी से जंप करते हुए वहाँ से चला जाता है ताकि वो सभी लोग उसकी आइडेंटिटी को पहचान ना ले कि वो बैरोल्ट नहीं बल्कि एरिक है। एरिक भी उन सभी गाँव वालों की तरफ देख रहा था और कहता है चलो शुक्र है उन सभी को रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला, उन्हें लगता है कि मैं बैरोल्ट हूँ। नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जो कुछ भी हुआ उस सब के बाद यहाँ पर एल्फ किंगडम की जो आर्मी थी उसके खिलाफ गाँव वाले उठकर खड़े हो गए। यहाँ पर एल्फ किंगडम का जो जनरल था वो उसके पास जाते हैं अपने हथियार लेकर और उसे बहुत ज्यादा डराते हैं ताकि वो यहाँ से भाग जाए। तो उन सभी को पता है कि आर्मी वाले यहाँ पर अपने साथ एक दूसरी दुनिया के इंसान को लेकर आए थे अपने सोल्जर बनाकर। वही सोल्जर यहाँ पर रात के वक्त इनकी औरतों और इनके लोगों को मार रहा था और फिर मॉन्स्टर्स को भी जानबूझकर गाँव के अंदर दाखिल कर रहा था। इसी वजह से एल्फ किंगडम की आर्मी के ऊपर इन लोगों का भरोसा उठ चुका है। तो एल्फ किंगडम की आर्मी को वहाँ से भागना पड़ा और ये एल्फ ने निम किंगडम कहना था। तो गाँव वाले अब निम किंगडम की आर्मी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। तो सारे निम किंगडम के सोल्जर उनके गाँव को छोड़कर चले जाते हैं। गाँव वाले इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। उन्हें पता है कि उनके करीब जो डंजन थी वो क्लोज हो चुकी है। अब रात के वक्त मॉन्स्टर्स निकल कर नहीं आएंगे और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ भी बैरोल्ट ने किया है। बैरोल्ट ने उनकी जान बचा लिया। इसी वजह से गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। सारे गाँव वाले के मसलों को निपटाने के बाद कीवी और एरिक दोनों अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और गाँव को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। तो ये सारी न्यूज अखबार में भी आ चुकी है, न्यूज़पेपर में भी ये सब कुछ आ चुका है कि बैरोल्ट ने निम किंगडम के एक गाँव को बचाया है। वहाँ पर बैरोल्ट दोबारा से अपीयर हुआ है जहाँ पर मॉन्स्टर्स है। उसने सारे मॉन्स्टर्स को मारकर लोगों की जान बचा ली और बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन करने लग गए हैं कि बैरोल्ट अभी तक मरा नहीं, बैरोल्ट अभी तक जिंदा है। ज़ेनोबिया ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि बैरोल्ट मर चुका है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्वर्ड किंग नहीं है बल्कि ये स्वर्ड किंग का सक्सेसर है। ये उसका कोई स्टूडेंट है जो कि अब बैरोल्ट की जगह पर है। ये बहुत ज्यादा यंग है, बैरोल्ट इतना ज्यादा यंग नहीं था। लेकिन इस सारी खबर की वजह से सबसे बड़ा झटका तो ज़ेनोबिया को लगा है क्योंकि बैरोल्ट के मरने की ये वाली खबर पूरे रेथिना के सामने ज़ेनोबिया ने खुद कही थी। एरिक ये वाली न्यूज पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और उन सभी से कहता है हमारा प्लान तो कामयाब हो गया। उनके बाकी के सभी भी उसके सामने बैठे होते हैं। आइफर अतीसे से कहती है मिस्टर अतीसे तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, जिस तरह तुमने कहा था हमारा प्लान तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अतीसे उनसे कहता है नहीं, यहाँ पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये तो किस्मत की बात है। हमने पहले वहाँ पर वो नावल उन सभी को दिया बैरोल्ट के बारे में, जिस बारे में उन्होंने नावल पढ़ा उसी वक्त हमने हानबीन को उनके सामने पेश कर दिया। सभी को लगा कि सही वो बैरोल्ट है क्योंकि बैरोल्ट को अभी तक किसी ने देखा नहीं हुआ। बैरोल्ट हमेशा ही एक लेजेंडरी कैरेक्टर रहा है। इसी वजह से हानबीन की फिजिक उसी की तरह किया और ऊपर से इसके सुरख बालों को देखकर उन सभी को लगा कि शायद यही बैरोल्ट है और बैरोल्ट अभी तक मरा नहीं है। आइफर एरिक से कहती है लेकिन तुमने अपने बालों को सुरख करना कहाँ से सीख लिया, तुम्हारे पास तो पहले सुरख बाल नहीं थे। एरिक उसे कहता है ये सब कुछ मैंने बैरोल्ट से ही सीखा है कि बैरोल्ट जब अपने ओरा को कंसंट्रेट करता है तो उसके बालों का रंग सुरख हो जाता है और उसके बताए हुए तरीके पर जब मैंने भी ओरा को कंसंट्रेट करने की कोशिश की तो मेरे बालों का रंग भी सुरख हो जाता है। केवी उनसे कहती है इस अनपुरस के आर्टिफैक्ट ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है क्योंकि इस आर्टिफैक्ट का साइड इफेक्ट हमारे एरिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम आता है। वो सारी अतीसे से कहते हैं ये सब कुछ सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ बल्कि ये सब कुछ तुम्हारे प्लान से हुआ है क्योंकि तुमने इन सारी अपॉर्चुनिटीज को इकट्ठा करके एक प्लान बनाया है। तुम्हारा प्लान यहाँ पर वाकई में काम कर रहा है। किविया की बात सुनने के बाद अतीसे फिर से शर्माना शुरू कर देता है। आइवर कहती है ये देखो जरा किस तरह शर्मा रहा है। लियोनार्डो से कहता है गॉडेस ने यहाँ पर खुद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि सभी भी उसे यही कहते हैं। एरिक उनसे कहता है निम किंगडम के एक गाँव को बचाने की वजह से मुझे लगता है कि अब निम किंगडम के सोल्जर्स हमारे पीछे नहीं आएंगे। अगर आसपास के गांव के लोग भी और ज्यादा बैरोल्ट के नाम के नारे लगाना शुरू कर देंगे तो बहुत ही जल्दी नोविया अपनी हाइड आउट से बाहर निकलेगी और अपनी चाल चलेगी। किविया उनसे कहती है लेकिन मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। एरिक उससे पूछता है अब वो वाली कौन सी बात है। किविया से कहती है लास्ट टाइम जब बैरोल्ट और गैरहान की फाइट हुई थी तो गैरहान ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, 4 महीने के बाद तुम वैसे ही मरने वाले हो। अगर गैरहान को इस बारे में पता है तो मुझे लगता है कि ज़ेनोबिया को भी पता होगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि ज़ेनोबिया को इस बात के लिए कन्विंस करना कि बैरोल्ट अभी मरा नहीं, अभी तक जिंदा है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हमारी फाइट को 5 महीने गुजर चुके हैं। लियोनार्डो से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस न्यूज़पेपर के अंदर दूसरी दुनिया के उस इंसान यानी एडजस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हालांकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। लगता है कि ज़ेनोबिया ने इस सारे न्यूज़पेपर को दोबारा से मैनिपुलेट किया है और इसके अंदर से उस न्यूज को मिटा दिया है ताकि लोगों को इस बारे में ना पता चल
सके कि ये सब कुछ जिनोविया करवा रही है। आइवर उनसे कहती है हमें इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि जिनोविया एक बहुत ही ग्रेट मैजिशियन है, बहुत ज्यादा समझदार है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे प्लान को पकड़ लेगी। फिर साथ ही वो अतीसे की तरफ देखती है और कहती है मिस्टर अतीसे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम भी एक बहुत ही अच्छे प्लान बनाने वाले मैजिशियन हो। अतीसे उसे कहता है मैंने इस बात को माइंड नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं जिनोविया का मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक ऐसी मैजिशियन है जो कि अपने पीछे हिस्ट्री छोड़ कर जाएगी। उसने यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा बनाया है जो कि हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। उसने गॉडेस की पावर को चोरी करने के लिए हाइपोथेसिस तैयार किया और उसके बाद अपनी थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल भी किया। उसने ऐसा करके भी दिखाया, यानी कि वो एक बहुत ही महान मैजिशियन है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी। उसे समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन हमारा जिनोविया का दिखाया जाता है। जिनोविया बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, बेरोल्ड को तो मरा हुआ होना चाहिए क्योंकि मैंने अपने हाथ को उसकी बॉडी के अंदर दंसा दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन साथ ही जिनोविया कहती है मैंने उसको डायरेक्टली मरते हुए नहीं देखा, उस वक्त वो जिंदा था और उस वक्त वहाँ पर लियोनार्ड भी तो था। वो एक बहुत ही अच्छा हीलर है, ऊपर से उसके पास गॉडेस की पावर्स भी है। वो तो किसी की बॉडी को भी हील कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उसको हील कर दिया होगा। इस बात के कितने % चांसेस है कि बेरोल्ड अभी जिंदा है। तो यहीं पर जिनोविया का ज़मीर भी उससे साथ साथ बात कर रहा होता है। तो वो जिनोविया से कहती है लेकिन तुम्हें तो पता है कि उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 4 महीने का था। 4 महीने के बाद उसने वैसे ही मर जाना था अगर वो जिंदा भी होता। इस वक्त जो इस बेरोल्ड की खबर इस न्यूज़पेपर में छपी हुई है वो फेक है। हो सकता है कि वही लड़का खानबीन जिसके साथ तुमने वहाँ पर फाइट की थी, ये वही लड़का हो जो कि बेरोल्ड बनने का नाटक कर रहा है। जिनोविया अपनी ही बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर कोई नाटक कर रहे हैं। तो यहीं पर जिनोविया की एंजल फॉर्म भी उससे बात करती है और उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ पर उनके साथ गॉडेस की मैसेंजर है, हालांकि उसके पास से हमने उसकी सारी डिवाइन पावर्स को छीन लिया है। हो सकता है कि अभी भी उसके पास कुछ डिवाइन पावर्स बची हो। अगर वो वहाँ पर हमारी गाइडलाइन सिस्टम के साथ इंटरप्ट कर सकती है तो मुझे लगता है कि वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए बेरोल्ड के लाइफ स्पैन को भी तो बढ़ा सकती है। जरा सोच कर देखो, ऐसे टाइम में जब हमारे गैरहान की इंजरीज हील नहीं हो रही, अगर बेरोल्ड वाकई में जिंदा होता है और दोबारा से हमारे पर अटैक करने के लिए आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जिनोविया उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे बेरोल्ड से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर साथ ही जिनोविया कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेरोल्ड जिंदा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, किसी ने नाटक किया है। फिर वो अपने पास एक पेपर निकालती है जिसके ऊपर उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई होती है। वो कहती है चाहे जो भी हो, अगर बेरोल्ड जिंदा भी है तब भी मुझे अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा। वो अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उसके पास वाली बेल बजती है और उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और उसके सामने लेस्ली होती है। वो उसे कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। लेस्ली उसे कहती है जिनोविया ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है, उसे तुम्हारे साथ किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। जिनोविया उसे कहती है मुझे लगता है कि उसे बेरोल्ड के बारे में बात करनी होगी, उसने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए उससे बात नहीं कर सकती, बाद में कॉल करना। लेस्ली उसे कहती है नहीं वो तुमसे बात नहीं करने वाली बल्कि वो डायरेक्टली तुम्हारे पास आने वाली है। जिनोविया भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसी वक्त उसके पीछे दिखाते हैं हुलियन अपनी नई स्पिरिचुअल आर्ट को यूज करते हुए जिनोविया जो कि अपनी न्यूट्रल स्पेस के अंदर होती है वो वहीं पर उसके पास चली जाती है। उसकी रियल बॉडी तो अपनी दुनिया में है लेकिन उसका माइंड और उसकी स्पिरिट वहाँ पर आ चुकी है। जिनोविया भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ती है और कहती है ये यहाँ पर मेरी न्यूट्रल स्पेस में कैसे पहुँच आई। वो जल्दी से अपने मैजिक को यूज करते हुए अपनी टांगों को रिकवर करती है। उसकी एक टांग तो पहले से कट चुकी है और साथ ही वो अपने मैजिक को परफॉर्म करते हुए वहाँ पर उस सारे के सारे एरिया को अपने स्टडी रूम में बदल देती है ताकि हुलियन को पता न चले कि वो इस वक्त एक न्यूट्रल स्पेस के अंदर है जहाँ पर उन्होंने गॉडेस ऑफ डार्कनेस को सील किया हुआ है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 160 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर के एपिसोड 161 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनोविया अपनी न्यूट्रल स्पेस में होती है जहाँ पर उसने गैरहान को रखा हुआ है और वहीं पर उसके पास लेस्ली की कॉल आती है। लेस्ली उसे कहती है हुलियन ने एक नई टेक्निक को मास्टर किया है जिससे वो अपने स्पिरिचुअल माइंड को तुम्हारे पास भेज सकती है और वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाली है। जिनोविया भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। उसी वक्त हुलियन वहाँ पर पहुँच जाती है। हालांकि हुलियन की रियल बॉडी अपने ही रूम में है लेकिन यहाँ पर उसकी स्पिरिट फॉर्म आई है। तो जिनोविया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो भागती हुई जिनोविया के पास आती है और उसे कहती है जिनोविया कितने अरसे के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। जिनोविया भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है हुलियन क्या ये वाकई में तुम हो। साथ ही जिनोविया सोच रही होती है ये तो मेरी एक सेक्रेट डायमेंशन है, एक न्यूट्रल स्पेस जिसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता। क्या है कि हुलियन ने अपने पावर लेवल्स को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि अब ये किसी नई टेक्निक के साथ अपने स्पिरिचुअल माइंड को यहाँ तक भेज सकती है। जिनोविया उसे कहती है आए तुम यहाँ पर पहुंची कैसे। हुलियन उसे कहती है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुमसे मिलना चाहती थी, इससे
इसीलिए मैंने एक नया स्पेल सीखा है और उसी स्पेल की मदद से मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। हुलियान अपने आसपास देखती है और जिनोविया से कहती है, जिनोविया क्या इस वक्त मैं तुम्हारे स्टडी रूम में हूँ? ये तो किसी स्पेस रूम की तरह का लगता है, तुमने तो इसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। जिनोविया कहती है, चलो शुक्र है इसे इस बारे में नहीं पता कि ये एक न्यूट्रल स्पेस है और जहाँ पर हमने गॉडेस को बंद किया हुआ है, तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा भोली है। हुलियान अपने साथ वही बुक लेकर आई होती है जिसके अंदर बैरोल्ड के बारे में लिखा गया है, बैरोल्ड की स्टोरी वाली बुक। वो जिनोविया से कहती है, क्या तुमने इस बुक को पढ़ लिया है? जिनोविया उसके पास से वो बुक लेती है और उसको देखकर कहती है, ये क्या, ये कौन सी बुक है? लगता है कि इसका मेन कैरेक्टर बैरोल्ड है। इस बुक के बारे में क्या है? हुलियान उसे कहती है, मुझे तो लगा शायद इस बुक को तुमने लिखा होगा, क्योंकि अगर तुमने नहीं लिखा तो फिर इसको गैरहान ने लिखा होगा, क्योंकि हम तीनों के अलावा कोई भी बैरोल्ड के बारे में इतना कुछ डिटेल में नहीं जान सकता। जिनोविया जैसे ही उस बुक को ओपन करती है तो उसके पेजेस को पलटते हुए वो देखती है कि वहाँ उसके अंदर जितनी भी स्टोरीज लिखी होती हैं वो सारी की सारी बिल्कुल रियल होती हैं, बैरोल्ड की जिंदगी की कहानियां। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? बैरोल्ड की जिंदगी की कहानी हम तीनों के अलावा किसी को कैसे पता हो सकती है? हुलियान जिनोविया से कहती है, इस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ बिल्कुल सच है, हमारे पास में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसी वजह से मुझे लगा शायद तुमने इसको लिखा होगा। हम तीनों के अलावा तो किसी को इस बारे में नहीं पता, क्योंकि एक बार पहले भी गैरहान ने ये फैसला किया था कि वो एक हम तीनों के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखेगा, तो उस वक्त तुमने उसको मना कर दिया था। लेकिन इसी वजह से मैं हैरान हूँ कि तुमने इसको लिखने की इजाजत कैसे दे दी। अब जबकि तुमने कहा है कि तुम इसको नहीं लिखने वाली, तो इसका मतलब तो यही है कि बैरोल्ड अभी तक जिंदा है, कहानियां बिल्कुल सच है, जो अफवाहें उड़ रही है। न्यूज़पेपर में भी आया था कि बैरोल्ड अभी जिंदा है, तो इसको सिर्फ बैरोल्ड ही लिख सकता है। उसने इस बुक को सीक्रेटली इसीलिए लिखा होगा ताकि वो हम सभी को बता सके कि वो अभी तक जिंदा है। जिनोविया इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जल्दी से उस बुक को नीचे फेंक देती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुका है। साथ ही वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। हुलियान उसे कहती है, अब इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें क्या हुआ? अरे अचानक से तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें इस तरह देखकर तो लगता है जैसे कि तुम्हें बैरोल्ड से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और तुम्हें इस बात को सुनने से काफी ज्यादा दुख हुआ है कि वो अभी तक जिंदा है। जिनोविया से कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं अपना कंट्रोल खो दिया था, क्योंकि हम सभी आपस में दोस्त हैं, इसी वजह से उसके मरने की वजह से मुझे काफी ज्यादा सदमा पहुंचा है। साथ ही जिनोविया कहती है, मुझे जल्दी से सब्जेक्ट को चेंज करना होगा, वरना इसे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। जिनोविया हुलियान से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। वैसे भी मैं बैरोल्ड के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं उन सभी को कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये वाकई में अफवाहें हैं या बैरोल्ड अभी तक जिंदा है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इन सारी अफवाहों को कंफर्म करने में? तो हुलियान उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन हमारा एरिक का दिखाया जाता है। एरिक को बहुत सारी मेमोरीज हंट कर रही है। तो शुरुआत में एरिक जब रॉक माउंटेन के ऊपर था, वहाँ पर हर रोज उसे मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ती थी। वहाँ पर हेल डॉग्स उसके ऊपर अटैक करते थे और उसे उनके साथ फाइट करना पड़ती, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो सारे हेल डॉग्स को मार सके। लेकिन वहाँ पर हर रोज उसको मॉन्स्टर्स को मारते हुए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ता। और यहीं पर उन सारी मेमोरीज के बीच में ही जहाँ पर वो हेल डॉग से फाइट कर रहा होता है, वहीं पर उसकी मेमोरीज चेंज होना शुरू हो जाती है। एथेनियन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, ये एक दूसरी दुनिया का इंसान है, जल्दी से इसको पकड़ो, इसको मार डालो। और एरिक उनके सामने खड़ा होता है, वो सारी भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एरिक उनसे कहता है, मेरी बात सुनो, मैं एक अच्छा दूसरी दुनिया का इंसान हूँ, मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मारना चाहता। और साथ ही वो अपने सामने देखता है और साथ ही उसके पास जो नेक्स्ट मेमोरी आती है उसमें उसने बैरोल्ड की बॉडी के अंदर उसी के गिगांट को दंसाया होता है। एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, एक रेथीनियन को मारने पर नशे की डोज दी गई है। और फिर साथ ही उसे एक और विंडो में कहा जाता है, चलो जल्दी करो और बाकी के रेथीनियंस को भी मार डालो। और इसके आगे फिर से उसके पास एरर आना शुरू हो जाता है कि उसी वक्त कीवी उसकी बॉडी के ऊपर आकर हाथ रखती है उसको जगाने के लिए। और एरिक जल्दी से अपनी आंख खोलता है, काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके ड्रीम्स बहुत ज्यादा रियल है और वाकई में उसके दिमाग के ऊपर ये नशा छाता जा रहा है कि किसी रेथीनियन को मारना है। एरिक जल्दी से उठकर कीविया की तरफ देखता है, कीविया से गुड मॉर्निंग बोलती है। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे सिटी के अंदर है, जहाँ पर भी वो आकर बुक्स बेच रहे हैं और रात के वक्त वो मॉन्स्टर्स का शिकार करेंगे। ये वहीं पर कपड़े धोकर सुखा रही होती है। कीविया से कहती है, मैंने आज सोचा कि आज लेट स्टोर को ओपन करते हैं। एरिक उसे कहता है, तो मुझे जल्दी भी जगा सकती हो, मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कीविया उसे कहती है, तुम्हें सोने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, मैं तुम्हें देख रही थी। एरिक उसे कहता है, हाँ ये सब कुछ टाउन के अंदर एंटर होने के लिए जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से है। साथ ही एरिक अपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ता है, तो वो न्यूज़पेपर देखता है तो उसके ऊपर जिनोविया की तरफ से एक न्यूज होती है। उस न्यूज में लिखा होता है कि जिनोविया 4 बड़ी लिब्रियन डंजन है जो कि फॉरबिडन एरियाज है, उन सभी को ओपन करने वाली है। अरे हंटर्स के लिए, हंटर्स वहाँ पर जाकर गॉड लेवल के बीस्ट को मारकर अपनी पावर्स को दिखा सकते हैं, इससे उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसको एक कंपटीशन के तौर पर पेश किया जाएगा। एरिक ये न्यूज पढ़ने के बाद कीविया से कहता है, इन 4 बड़ी डंजन में जो कि फॉरबिडन डंजन्स है, इनके अंदर जो बॉस है तो एक गॉडली बीस्ट है जैसे कि क्रूग मर्ग था। कीविया से कहती है, हाँ वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, लेकिन अब ये 4 में से 3 रह चुकी हैं, क्योंकि एक को तो हमारे बैरोल्ड ने मार दिया था, यानी कि क्रूग मर्ग को मारकर उसने डंजन को क्लियर कर दिया था।
किवी कहती है मुझे लगता है कि वो बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को अपने लिए चूज करना चाहती है, इसी वजह से हमारे नॉर्थ की तरफ एक डंजन है जिसका नाम लिब्रियन था, अब ऑब्लिवियन है। 4 बड़ी फॉरबिडन एरियाज वाली डंजन में से एक है, उसको ओपन करेगी। अब क्या ज़ीनोविया सब कुछ खुद करवा रही है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे उसका कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। एरिक इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। एरिक कहता है एक बार हम लोगों ने इस डंजन को क्लियर कर दिया तो उसके बाद पूरे रेथिना को इस बारे में पता चल जाएगा कि हम लोग अच्छे लोग हैं और हम बाकी सभी लोगों के बारे में उनको बता सकते हैं, हमारे रोल रिवर्स हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग इस बेकार से जिंदगी को गुड बाय बोलकर जा सकते हैं। पियर्स की बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारी लाइफ इतनी बेकार है, हमारी ये जिंदगी इतनी भी बेकार नहीं है, और साथ ही वो उदास हो जाती है। एरिक उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी ये लाइफ इतनी भी बेकार नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। यहाँ पर हमारे बाकी के दोस्तों को डंजन के अंदर जाकर सोना पड़ता है और वहीं पर खाना पीना पड़ता है, जबकि मुझे तो यहाँ पर बिस्तर भी मिलता है और मुझे चाय बनाने वाली भी मिली हुई है जो कि मेरे कपड़े भी धो रही है। उसकी बात सुनने के बाद कपड़े उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, हम लोग काम पर चले। तो हमारा नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो रात के वक्त गाँव के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं एरिक उन सभी को मार देता है और वह गाँव वाले वो सारी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि बैरोल्ड उनकी मदद करने के लिए आया है। सभी लोग बैरोल्ड के नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि कीवी अपनी गाड़ी में बैठी होती है और वहीं से एरिक को इशारा करती है कि मुझे मीटिंग पॉइंट पर मिलना, चलो जल्दी से अब यहाँ से निकलो। वाले अभी भी बैरोल्ड के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। एरिक जल्दी से अपनी तलवार को रखता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसके पास सिस्टम से विंडो ओपन होती है। एरिक अपने सर पे हाथ रख लेता है। उसकी विंडो से कहती है जहाँ पर रेथिनियंस है इनको मार डालो। फिर कहता है ये गाइडलाइन फिर से मुझे नए ऑप्शंस दे रही है। एरिक वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसकी गाइडलाइन की वजह से उसके पास एरर आ चुका है। इस वक्त सामने की तरफ से एक बॉटल उड़ती हुई आती है और सीधी एरिक पर अटैक होता है, जबकि एरिक उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़कर उसको रोक लेता है। तो यहीं पर भीड़ में से एक शराबी निकलता है और उसे कहता है ये कोई हीरो नहीं है, बैरोल्ड मर चुका है, और अगर ये वाकई में बैरोल्ड है फिर इसको बोलो कि ये मेरी जान भी बचाए। और वो शराबी लड़खड़ाता हुआ सीधा एरिक के पास चला जाता है और उसे कहता है अगर तुम वाकई में एक हीरो हो तो फिर जाकर उस कमीने दूसरी दुनिया के इंसान को पकड़ो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसका नाम फिलार्ड बैनी है, या फिर हम लोग उसको रियू हानबिन भी कह सकते हैं, जो भी उसका नाम है। एरिक जैसे उसको पीछे की तरफ उठाकर उसका चेहरा देखता है तो वो प्रीस्ट एमिल होता है। प्रीस्ट एमिल जैसे एरिक की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो फिलार्ड बैनी है। जैसे वो फिलार्ड बैनी का नाम पुकारने लगता है एरिक उसको पकड़ता है और जोर से ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। गाँव वाले सारी बातें कर रहे होती है ये शराबी तो बहुत ज्यादा बुरा निकला, हम तो अभी यहाँ पर अपने बैरोल्ड से बात करना चाहते थे लेकिन उसकी वजह से उसे यहाँ से जल्दी जाना पड़ा। कीवी भी वहीं पर खड़ी देख रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन था। तो नेक्स्ट सीन में एरिक उसे दूसरी जगह पर ले जाता है अपने मीटिंग पॉइंट पर और प्रीस्ट एमिल को वहीं पर एक पेड़ के साथ बांध देता है। वहाँ पर जाने के बाद वो उसको सारी बात बताती है कि गैरहान और ज़ीनोविया ने क्या किया है। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा कि गैरहान और ज़ीनोविया जो कि 2 बड़े हीरो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं और उन्होंने गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स को चोरी कर लिया है। अब तुम मुझे दूसरी बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तुम्हें लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया के इंसान के इन बातों पर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर साथ ही वो लियोनहार्ड से कहता है लियोनहार्ड तुम तो चर्च ऑफ डार्कनेस के एक हाई प्रीस्ट हो, फिर तुम इसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हो और तुम एक दूसरी दुनिया के इंसान के साथ ही कैसे हो सकते हो। लियोनहार्ड बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और गुस्से के साथ उसे कहता है जब भी तुम कोई बात करो तो ध्यान से बात करो। एरिक उसे कहता है लियोनहार्ड शांत हो जाओ, लेकिन लियोनहार्ड यहाँ पर इस वजह से गुस्सा है। प्रीस्ट एमिल ने उसे एरिक का सबऑर्डिनेट कहा। वो उसे कहता है मैं यहाँ पर किसी कमीने का सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर गॉडेस के एनवी यानी कि गॉडेस की मैसेंजर की वजह से हूँ और उसकी कमांड्स को फॉलो कर रहा हूँ। कमीने के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। प्रीस्ट एमिल उसे कहता है लेकिन ये कौन सी गॉडेस की एनवी है, इसके पास तो मुझे कोई भी डिवाइन पावर सेंस नहीं हो रही। लियोनार्ड उसे कहता है क्या हमने तुम्हें बताया नहीं कि इसकी सारी पावर्स को इससे चोरी कर लिया गया है। तो आइफर भी यहीं पर बैठी होती है। आइफर उसे कहती है ये क्या बात हुई, तुम एक प्रीस्ट हो और तुम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, दूसरे प्रीस्ट की बात पर भरोसा करना चाहिए। एमिल जैसे एक विवरियन को बात करते हुए देखता है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये क्या, ये तो एक विवरियन है, ये बात कैसे कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर रेथिनिया में सिर्फ ड्रैगन ही बात कर सकते हैं जिनको गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने अपनी पावर्स के साथ क्रिएट किया है, सिर्फ वही बात कर सकते हैं। किवी से कहता है कहीं तुम वाकई में गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एनवी तो नहीं हो, तुमने अपनी पावर्स के साथ इस विवरियन को बात करने की पावर्स दी है। ये जैसे उसे बताने लगती है कि मैंने ये नहीं किया, तीसरे जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ संभाल लिया है। अतीसे प्रीस्ट एमिल से कहता हाँ बिल्कुल, इसी ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए को बात करने की पावर दी है। विवरियन भी उसे कहती है यानी कि हमारी आइफर कहती है मैं तो एक स्टूपिड विवरियन थी, लेकिन गॉडेस की मैसेंजर ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए मुझे बोलने की पावर दे दी। ये सब कुछ हमारी गॉडेस ऑफ डार्कनेस की ब्लेसिंग से हुआ है। ये बात सुनने के बाद प्रीस्ट एमिल भी कन्विंस हो जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 161 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।